जय हिंद बच्चों। एजुकेशनल एक्सीलेंस के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम ऑप्टिक्स के बारे में जानेंगे कि ऑप्टिक्स में हमें क्या क्या पढ़ना है और हमारे एग्ज़ाम्स के लिए क्या क्या ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑप्टिक्स में हमारा पहला टॉपिक होगा लाइट, कि लाइट क्या होता है। बच्चों इतना तो हम जानते हैं कि जो हम देख पा रहे हैं वो हम उजाले में ही देखते हैं, लाइट में ही देखते हैं। लेकिन लाइट को परिभाषित कैसे किया जाता है उसको समझते हैं कि लाइट एक विद्युत चुंबकीय विकिरण होती है जिसकी तरंगदैर्घ्य सीमा के अंदर होती है। यानी कि जो हमने यूवी पढ़ी थी, एक्सरेज पढ़ी थी, उनकी जो रेंज थी उसी सीमा में लाइट की तरंगदैर्घ्य होती है। उसके अलावा यह है कि वैज्ञानिक या तकनीकी संदर्भ में तरंगदैर्घ्य के विकिरण को प्रकाश कहते हैं। किसी भी तरंगदैर्घ्य की कोई भी विकिरण हो, किसी भी तरंगदैर्घ्य की कोई भी विकिरण हो उसे क्या कहेंगे? प्रकाश कहेंगे। यानी कि प्रकाश के लिए क्या होना जरूरी है? विकिरण का होना जरूरी है। और प्रकाश का जो मूल कण होता है वो फोटोन होता है। जैसे आवेश का जो मूल कण होता है उसे क्या कहते हैं? क्वांटा। और क्वांटा का मान कितना होता है? कूलम। इसी प्रकार से जो लेटिस वाइब्रेशन होता है, कंपन होता है अणुओं के बीच में, उसका जो क्वांटा होता है उसे कहते हैं फोनोन। ठीक है। कंपन का जो क्वांटा होता है उसे फोनोन कहा जाता है। आवेश का जो क्वांटा होता है, मूल कण होता है, उसे क्या कहा जाता है? आवेश के क्वांटा को इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश माना जाता है। उसी प्रकार से जो प्रकाश का मूल कण होता है या प्रकाश का क्वांटा होता है उसे फोटोन कहा जाता है। बच्चों प्रकाश के लिए 3 थ्योरीज दी गई थी, जिनमें से पहली थी 1905 में आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव नाम का एक सिद्धांत दिया था, एक प्रयोग किया था जिसमें प्रकाश की व्याख्या की थी। और इसके लिए इन्हें 1922 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। ठीक है। उसके बाद में हाइगेन थे, उन्होंने प्रकाश को एक तरंग रूप में सिद्ध किया था। और लास्ट में जो रोमर नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने 1676 में निर्वात में प्रकाश के वेग का पता लगाया था। और इन्होंने ही 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड प्रकाश का वेग होगा या वेग होता है, इसकी जानकारी दी थी। और बच्चों प्रकाश का वेग इस प्रकार होता है कि वो निर्वात में सबसे ज़्यादा होगा, निर्वात में सबसे ज़्यादा, वायु में थोड़ा उससे कम, तरल में उससे भी कम, और ठोस में सबसे कम। इस तरीके से प्रकाश का वेग डिफर करता है, परिवर्तित होता है। और यदि हम कल ध्वनि पढ़ रहे थे और हम ध्वनि की बात करें तो इसमें सबसे कम होगा, सबसे कम या 0 होगा निर्वात में। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? 0। उसके बाद में होगा वायु में। किस रेंज में? 330 की रेंज में। उसके बाद में होता है तरल में। किस रेंज में? 1500 की रेंज में। उसके बाद होता है ठोस में। किस रेंज में? 5000 के अबव तक। ठीक है। तो जो ध्वनि का वेग होता है और प्रकाश का वेग होता है, चाल होती है, ये एक दूसरे के जस्ट विपरीत होती है। इसके बाद में है कि प्रकाश के गुण क्या होते हैं। तो बच्चों प्रकाश जो होता है वो सीधी रेखा में गमन करता है। जैसे हमने कोई बैटरी जलाई और इससे प्रकाश निकल रहा है। यदि हमने यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रख दिया तो वो ऑब्जेक्ट से टकराकर यहीं रह जाएगा और पीछे की साइड अंधेरा रहेगा, जिससे क्या सिद्ध होता है कि प्रकाश केवल सीधी रेखा में गमन करता है। उसके बाद में है कि सूर्य, तारे व अन्य नक्षत्र पिंड हैं वो प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत हैं।
हमें सूर्य और तारों से जो प्रकाश मिलता है वो प्राकृतिक रूप से मिलता है, उसमें हमारा कोई योगदान नहीं है। लेकिन जो विद्युत बल्ब है, माचिस है, मोमबत्ती है, इनसे जो हमें प्रकाश मिलता है ये हम जनरेट करवाते हैं, हम प्राप्त करते हैं कृत्रिम स्रोत के रूप में। तथा प्रकाश की जो चाल होती है वो अलग अलग माध्यमों में अलग अलग प्रकार से होती है। कैसे कि जैसे निर्वात की बात करें तो यहाँ प्रकाश होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के वेग से, ठीक है। उसके बाद में जल की बात करें तो ये थोड़ा कम हो जाता है और 2.25 तक रह जाता है। और यदि हम कांच पर आ जाएं, कांच में प्रकाश के वेग की बात करें तो ये इससे भी कम हो जाता है। इस स्लाइड में इम्पोर्टेंट ये है कि आपको गुण याद करने हैं कि सीधी रेखा में गमन करता है। सूर्य और तारे होते हैं वो प्राकृतिक स्रोत होते हैं, और जो हम कृत्रिम रूप से प्राप्त करते हैं वो क्या है, विद्युत बल्ब है, माचिस है, मोमबत्ती है। इनसे जो प्रकाश हमें मिलता है वो कृत्रिम रूप से मिलता है। इसके अलावा है कि जैसे माध्यम चेंज होंगे प्रकाश की चाल भी चेंज होती है। भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। और किस प्रकार होती है, जैसे 10⁸ तो सब में कॉमन है, तो आपको याद ये रखना है कि निर्वात में कितनी 3 × 10⁸, जल में कितनी 2.25 × 10⁸, और कांच में कितनी 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। इसके बाद में हम पढ़ेंगे दर्पण। और दर्पण से तो आप सब परिचित होंगे क्योंकि हम सबके घरों में भी दर्पण होता है, भले वो समतल हो। समतल दर्पण जो हम सबके घरों में भी होता है। बच्चों दर्पण का अर्थ है कि जिसमें एक परावर्तक पृष्ठ हो जो इस प्रकार हो कि परावर्तित जो किरण है आपतित किरण की प्रकृति करती हो, यानी कि इमेज बनाती हो, प्रतिकृति। इसमें यह है कि जैसे कोई दर्पण है, यहाँ से कोई इस पर किरण आ रही है तो ये इसकी इमेज बना दे। कोई किरण आ रही है तो उसकी कॉपी कर दे, इमेज बना दे, उसे कहते हैं प्रतिकृति। और ये किससे होता है, दर्पण की सहायता से। जो दर्पण में एक साइड पॉलिश हुई रहती है, इसे बोलते हैं AgBr से पॉलिश्ड। AgBr मतलब सिल्वर ब्रोमाइड। तो कोई सा भी दर्पण हो उसकी एक साइड जो होती है वो पॉलिश की हुई होती है। आपको याद रखना है कि पॉलिश कैसे करते हैं, AgBr से, सिल्वर ब्रोमाइड से। तो दर्पण क्या होता है कि जिसमें परावर्तक पृष्ठ इस प्रकार हो कि परावर्तित किरण आपतित किरण की प्रतिकृति हो या कॉपी हो, तो उसे क्या कहेंगे, दर्पण। और दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं, फिर इन दोनों को एक प्रकार में जोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो पहला तो है समतल दर्पण यानी कि प्लेन दर्पण। इसका फ्रंट है, पीछे की साइड पे क्या हो रहा है, AgBr का पॉलिश हो रहा है। और जो दूसरे हैं वो है गोलीय दर्पण। इसमें ये तो है अवतल और ये है उत्तल। अब ये कैसे पता लगाया कि अवतल कौन सा है उत्तल कौन सा है, उसको हम आगे पढ़ेंगे। इसमें भी एक साइड जो है उस पर AgBr की पॉलिश हो रही है। ये गोल हैं इसलिए इसे गोलीय दर्पण कहते हैं, और ये प्लेन है इसलिए इसे समतल दर्पण या प्लेन मिरर कहते हैं। इसमें है पहला समतल दर्पण कि समतल दर्पण क्या होता है। तो ये एक दर्पण, इसका परावर्तक पृष्ठ वाला दर्पण होता है, इसमें समतल होता है इसलिए समतल कहते हैं। एक साइड पे पॉलिश होता है, सामने कोई अगर कोई इंसान भी है तो उसकी ये इमेज बना देता है जैसी कि जैसी, ठीक है। तो ऐसे दर्पण को क्या कहेंगे, समतल दर्पण। यानी कि एक समतल दर्पण एक समतल परावर्तक सतह वाला दर्पण होता है, और समतल दर्पण से टकराने वाली प्रकाश किरणों के लिए परावर्तन कोण आपतन कोण के बराबर होता है। अब आपको पहले यह समझाया जाए कि परावर्तन कोण और आपतन कोण क्या होता है। कि जैसे यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे रमेश खड़ा हुआ है, तो यहाँ से यदि कोई किरण आ रही है और ये टकरा कर भी वापस इसी से जाएगी,
तो ये जिस कोण पर आ रही है उसे आपतन कोण कहा जाएगा, और जिस कोण से वापस जाएगी उसे परावर्तक कोण कहा जाएगा। तो जिस कोण से आ रही है उसी कोण से वापस जाती है, तभी तो रमेश को इसकी फ़ोटो यहाँ पे ही दिखेगी और इसके बराबर ही दिखेगी। ठीक है, तो जो आपतन कोण है वो कोण होता है जिससे अभिलंब के साथ जो कोण बनाया जाता है। यहाँ पे यदि हम अभिलंब इसको माने तो इसके साथ जो कोण बनाया गया उसे आपतन कोण कहा जाएगा, और जो निर्गत किरण है या परावर्तित किरण है वो जो अभिलंब के साथ कोण बनाएगी उसे कहेंगे परावर्तित कोण। यहाँ पर जो आपतन कोण है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है या परावर्तित कोण के बराबर होता है, जबकि गोलीय दर्पण में ऐसा नहीं होगा। उसके बाद में अगला पॉइंट है कि यदि समतल दर्पण को थीटा कोण से घुमाते हैं तो परावर्तित कोण 2 थीटा कोण से घूम जाएगी। जैसे ये कोण, ये समतल दर्पण है, यदि हम इसे थोड़ा घुमा दें और फिर इसके सामने ऑब्जेक्ट रखें तो जो परावर्तित किरण है उसमें इसका प्रभाव पड़ेगा 2 थीटा के बराबर, यानी कि डबल हो जाएगा। जो इसका वास्तविक था थीटा, जब हम थीटा कोण से घुमाएंगे तो परावर्तित किरण पर 2 थीटा के बराबर प्रभाव पड़ेगा। और इसका एक और पॉइंट है कि अगर 2 समतल दर्पण रखे हुए हैं एक दूसरे के समांतर, समतल दर्पण एक दूसरे के समांतर रखे हुए हैं तो उनके बीच में जो प्रतिबिंब बनेंगे उनकी संख्या क्या होगी। जैसे कोई समतल दर्पण हैं रखे हुए हैं और उनके बीच में जो प्रतिबिंब बनेंगे तो जो उनके बीच में कोण होगा, जैसे यदि ये 90 डिग्री पर रखे हुए हैं, समांतर रखे हुए हैं, 180 डिग्री पर रखे हुए हैं या 0 डिग्री पर रखे हुए हैं, ये 0 डिग्री पर रखे हुए हैं तो इनके बीच में कोण कितने बनेंगे, इमेजेस कितनी बनेगी, अनंत। कितनी, अनंत। कैसे, जैसे हमने 360 में 0 का भाग दिया तो क्या आ गया, अनंत। तो इससे ये प्रूव होता है कि यदि 2 समतल दर्पण आपस में समांतर है तो उनके बीच में बनने वाले इमेजेस या प्रतिकृतियों की संख्या कितनी होगी, अनंत। इसके बाद में अगला पॉइंट है कि 2 समतल दर्पण को समानांतर रखने पर अनंत प्रतिबिंब का निर्माण होता है, जो हमने अभी प्रूव किया था। कैसे, कि जैसे 2 समतल दर्पण के बीच में कोण कितना है, 0। क्यों, क्योंकि ये समांतर हैं। ठीक है, ये समांतर है। तो जब हमने इमेजेस निकाली, नंबर ऑफ इमेजेस, तो कितना आया, 360 में 0 का भाग दिया और आंसर कितना आया, अनंत। मतलब कि जब 2 समतल दर्पण समांतर रखे हुए हैं उनके बीच में कोण कितना होगा, 0 डिग्री। और जब 2 समतल दर्पणों के बीच में कोण 0 डिग्री होता है तो इमेजेस कितनी बनती है, प्रतिबिंब कितने बनते हैं, अनंत। और इनमें खास बात यह होती है कि जो सेकंड नंबर का जो प्रतिबिंब होगा वो सबसे ज़्यादा स्पष्ट होगा। तो सेकंड जो इमेज होगी, प्रतिबिंब, वो क्या होगा, सबसे ज़्यादा स्पष्ट होगा, या हम बोल दें कि वो सबसे ज़्यादा HD में होगा। उसके बाद में है कि समतल दर्पण से प्राप्त प्रतिबिंब सदैव आभासी व सीधा होता है। आभासी क्यों, क्योंकि वो रियल तो है नहीं, बना तो प्रतिबिंब ही रहा है, इसलिए वो आभासी होता है। क्योंकि हमें आभास होता है कि जैसे हम मिरर के सामने खड़े हुए हैं तो हमारे ही जैसा कोई इंसान उसमें अंदर की साइड पे, और जितना दूर हम खड़े हुए हैं जैसे 10 मीटर पे, तो हमें लगेगा कि इतना ही दूर 10 मीटर पर सामने कोई खड़ा हुआ है। उसके अलावा ये कि जैसे हम सीधे हैं तो हमें जो हमारी प्रतिकृति दिखेगी वो भी सीधी दिखेगी और हमारे बराबर दिखेगी। जितने बड़े हम हैं उसके बराबर ही प्रतिकृति हमें दिखती है। तो सिद्ध हो गया कि सदैव आभासी और सीधा होता है। उसके बाद में अगला है कि वस्तु के आकार के बराबर होता है। समतल दर्पण कौन से जो हम घर में इस्तेमाल में लेते हैं,
वो जैसे बाथरूम में इस्तेमाल में लेते हैं, फ़ोटो देखने के लिए, अपनी शक्ल देखने के लिए इस्तेमाल में लेते हैं, वो सब सिंपल मिरर्स होते हैं, प्लेन मिरर्स होते हैं। इसके बाद में अगला पॉइंट है कि किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने हेतु तो दर्पण की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई की एटलीस्ट आधी तो होनी ही चाहिए। यदि हमें हमारा फ़ोटो पूरा देखना है, हमारी इमेज पूरी देखनी है, जैसे कि हमारा सिर भी आए और पैर भी आए, इतना हमें सामने मिरर में देखना है, तो जितनी हमारी हाइट है, जैसे 5 फीट है, 5 फीट हैं, तो कम से कम जो मिरर है वो 2.5 फीट से ज़्यादा होना चाहिए। तब हम हमारा पूरा इमेज सामने मिरर में देख पाएंगे। इसके बाद में ऐसा है कि यदि कोई वस्तु दर्पण की तरफ v वेग से चलना प्रारंभ कर दे, v वेग से चलना प्रारंभ कर दे, जैसे सामने कोई मिरर रखा हुआ है और मैं यहाँ से चल रहा हूँ 10 मीटर पर सेकंड से मिरर की तरफ, ठीक है। यदि मैं 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा हूँ तो मिरर में मुझे लगेगा कि जो सामने वाला है वो 20 मीटर पर सेकंड से मेरी तरफ आ रहा है, जबकि आता वो भी 10 मीटर पर सेकंड से ही है, लेकिन जो गैप है बीच में वो तो बराबर है। 10 से मैं चल रहा हूँ और 10 से वो आ रहा है, तो आपेक्षिक गति कितनी हो जाती है? 20 हो जाती है, ठीक है, क्योंकि वो उधर से आ रहा है, मैं इधर से आ रहा हूँ। ये बच्चों समझने के लिए है, सामने केवल आभासी प्रतिबिंब होता है, उधर से आने जैसा कुछ नहीं होता, वो हमारा ही इमेज होता है, हमारा ही प्रतिबिंब होता है। तो सीधी सी बात है कि यदि चाल v से हम चलना प्रारंभ करें तो प्रतिबिंब की वस्तु के सापेक्ष चाल 2v होगी। प्रतिबिंब हमें लगेगा कि हमसे डबल चाल से हमारी तरफ बढ़ रहा है। तो एक बार समतल दर्पण को क्लियर कर लीजिए दोबारा कि समतल दर्पण क्या होता है। समतल दर्पण क्या होता है कि एक समतल दर्पण परावर्तक सतह वाला दर्पण होता है, और समतल दर्पण में क्या होता है कि जो प्रकाश किरणें टकराती है परावर्तन कोण से, और वही आपतन कोण हमें प्राप्त होता है, यानी कि जिस कोण पर किरणें आ रही है उसी कोण से किरणें वापस जाती है। इसके बाद में है कि समतल दर्पण को यदि थीटा कोण से घुमाते हैं तो जो परावर्तित किरण है वो 2 थीटा कोण से बदल जाती है। वैसे यदि आप v वेग से समतल दर्पण की तरफ जाते हैं तो जो सामने प्रतिबिंब है वो हमारी तरफ 2v वेग से दिखेगा, डबल दिखेगा। उसके बाद में है कि यदि 2 समतल दर्पणों के बीच में कोण है थीटा, तो जो प्रतिबिंब बनेंगे वो कितने बनेंगे, इनके लिए हम क्या रख करेंगे, 360 में थीटा का भाग देंगे और हमें मिल जाएगा कि उनके बीच में कोण कितने बनेंगे। इसके बाद में अगला पॉइंट था कि जो कोण बनेंगे वो अनंत बनेंगे, जो प्रतिबिंब बनेंगे वो अनंत बनेंगे यदि उनके बीच में कोण कितना है, 0 हो। यानी कि यदि वो समांतर है एक दूसरे के, दोनों समतल दर्पण, तो उनके बीच में कोण, उनके बीच में प्रतिबिंब कितने बनेंगे, अनंत। उसके बाद में है कि जो सेकंड जो प्रतिबिंब है वो सबसे बेस्ट बनेगा, वो HD में बनेगा। उसके बाद ये है कि समतल दर्पण से जो हमें प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं वो आभासी होते हैं, सीधे होते हैं और बराबर प्राप्त होते हैं, वस्तु के बराबर। इसके बाद में अगला पॉइंट था कि यदि हमें अपना प्रतिबिंब पूरा समतल दर्पण में देखना है तो समतल दर्पण की ऊंचाई हमारी ऊंचाई से या हमारी हाइट से कम आधी तो होनी ही चाहिए। कि जैसे किसी व्यक्ति की ऊंचाई है 5 फीट, कितनी, 5 फीट, 5 फीट, और उसको अपना पूरा इमेज समतल दर्पण में देखना है तो उसे कितना लेना पड़ेगा, कम से कम 2.5 फीट का तो समतल दर्पण लेना ही पड़ेगा, जब वो अपनी पूरी इमेज समतल दर्पण में देख पाएगा। उसके बाद में अगला पॉइंट था कि यदि कोई समतल दर्पण की तरफ जा रहा है v वेग से, तो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब है उसकी तरफ 2v वेग से आता हुआ प्रतीत होगा। ठीक है, इसके बाद में पढ़ लेते हैं समतल दर्पण के उपयोग कि समतल दर्पण क्या काम आते हैं। बच्चों, समतल दर्पण का पहला उपयोग तो है पेरिस्कोप में, जो पनडुब्बी में काम में लिया जाता होगा। उसके बाद में है बाथरूम के मिरर्स में,
जो हम हमारा फ़ोटो देखने के लिए काम में लेते हैं। और जो आप सैलून गए हो कभी हेयर कट कराने या किसी भी काम से, सैलून जब हम जाते हैं तो वहाँ पर जैसे ये शॉप है तो ऐसे दर्पण लगे हुए होते हैं बहुत सी जगह। जो पुरानी दुकानें होती है वहाँ पे टेढ़े करके दर्पण लगाए हुए जाते हैं, और एक दर्पण सामने भी लगा होता है और एक उसके जस्ट पीछे भी लगा होता है। तो हम देखते हैं यदि गौर करके तो उन दर्पण में अंदर से अंदर बहुत सारे इमेजेस बने हुए होते हैं जिन्हें हम काउंट भी नहीं कर पाते। ठीक है, तो क्यों बनते हैं? क्योंकि आपस में समांतर होते हैं और इनके बीच में जो इमेजेस बनेंगे वो कितने बनेंगे? अनंत, और हम उन्हें काउंट नहीं कर पाते। तो ऐसा कहाँ होता है? सैलून में। ठीक है, इसके बाद में है कैलिडोस्कोप। एक यंत्र होता है जो क्या काम आता है? रेखागणित की आकृतियों को देखने में काम आता है। एक वैज्ञानिक उपकरण है जो मैंने देखा भी नहीं है लेकिन होता है। तो भिन्न भिन्न प्रकार की रेखागणितीय जो आकृतियाँ हैं उन्हें देखने में और उन्हें अलग अलग करने में, जैसे पहचानने में, उन्हें पहचानने में काम में आता है। उसके बाद में है समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता। वो आवर्धन क्षमता क्या होती है कि जैसे कोई भी दर्पण है, उसमें जो वस्तु है उसकी हाइट कितनी है, उसकी ऊंचाई कितनी है, या वस्तु का आकार कितना है, और जो इमेज है प्रतिबिंब वो कितना बड़ा बना है, उसकी हाइट कितनी है। ठीक है, वस्तु की हाइट और प्रतिबिंब की हाइट, उससे हम पता कर लेंगे कि आवर्धन क्षमता कितनी होती है। उसका फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन का V/U। ठीक है, V/U मतलब प्रतिबिंब की और वस्तु की दूरी। इससे पता कर लेंगे कि मैग्निफिकेशन कितना है। समतल दर्पण जितना वस्तु होती है उतना ही प्रतिबिंब बनाता है, जो वस्तु होती है उतना ही प्रतिबिंब बनाता है। इसलिए इसकी आवर्धन क्षमता क्या होती है? +1। क्यों? क्योंकि ये प्रतिबिंब सीधा बनाता है। यदि ये प्रतिबिंब उल्टा बनाता तो यहाँ पर माइनस कर देते, और यदि ये छोटा बड़ा बनाता तो यहाँ पर 1 नहीं होता, 1 से कम या ज़्यादा होता। लेकिन समतल दर्पण क्या करता है? सेम टू सेम ही बनाता है और सीधा बनाता है, वस्तु के बराबर बनाता है। इसलिए इसकी जो क्षमता होती है, आवर्धन क्षमता, वो +1 होती है। सेकंड पॉइंट है कि समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर होते हैं, और बराबर होते हैं इसीलिए आवर्धन क्षमता +1 होती है। इसके बाद में बच्चों हम शुरू करते हैं गोलीय दर्पण। कि गोलीय दर्पण क्या होते हैं। गोलीय दर्पण क्या होते हैं बच्चों? गोलीय दर्पण से सीधा सा अर्थ है कि उनकी एक पृष्ठ गोलीय होती है। ये मूल रूप से एक गोला ही होते हैं, उसमें से काटकर इनको अलग किया जाता है और एक साइड पे AGBR की पॉलिश की जाती है, और ये क्या बन जाते हैं? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण में बच्चों ऐसा सीन होता है कि ये इस प्रकार से होते हैं और एक साइड इसकी पॉलिश कर दी जाती है। तो समतल दर्पण में क्या होता था कि किरण सीधी आती थी और वापस सीधी जाती थी, लेकिन यहाँ पर क्या है कि कोण है, सीधी सतह पर टकरा नहीं रही है, तो वो क्या होती है? मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। इसी प्रकार से नीचे की साइड भी आएगी तो मुख्य फोकस से होती हुई गुजरेगी। तो गोलीय दर्पण में 2 प्रकार होते हैं, ये है अवतल और सेकंड है उत्तल। उत्तल, आप ये पूछेंगे कि सर हम पहचानेंगे कैसे कि कौन सा अवतल है कौन सा उत्तल? तो अवतल को पहचानने का सीधा सा तरीका है कि ये अंदर की साइड परावर्तक पृष्ठ की तरह कार्य करती है और बाहर की साइड पर पॉलिश हुई रहती है। उसी प्रकार से उत्तल को पहचानने के लिए हम पहचान जाएंगे कि इसमें अंदर की साइड पर पॉलिश होता है
और बाहर की जो साइड है वो परावर्तक पृष्ठ की तरह व्यवहार करती है। यही क्या है इनमें पहचान। कॉनकेव मतलब अवतल और कॉन्वेक्स मतलब उत्तल। ठीक है, इनके बारे में जानकारी लेते हैं कि जो अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण वो जिसमें अंदर की पृष्ठ अंदर की ओर हो अर्थात गोले के केंद्र की ओर वक्रित हो, तो वह क्या होगा, अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण का फोटो भी बना देते हैं आपके लिए कि ये इस प्रकार से हो। तो ये क्या है, अवतल दर्पण। ये इसका मुख्य फोकस। तो यदि कोई अवतल दर्पण के अक्ष के समांतर रेखा आती है तो वो मुख्य फोकस से होकर ही गुजरेगी। इसका काम क्या है, किरणों को एक स्थान पर एकत्रित करना। इसीलिए इसे अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। अभिसारी का मतलब अभी सारी की सारी समेट देता है, अभी के अभी सारी के सारी समेट देता है, इसलिए अभिसारी। ठीक है, इसको कॉनकेव मिरर भी कहते हैं। तो आपके पिक्चर क्लियर हुई कि अवतल दर्पण क्या होता है कि जिसका अंदर का साइड परावर्तक पृष्ठ की तरह कार्य करे और बाहर का साइड AGBR से, AGBR मतलब सिल्वर ब्रोमाइड, इसका इस पर लेप किया जाता है ताकि इसकी पृष्ठ को, अंदर वाले पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ बनाया जा सके। उसके बाद में है इसके उपयोग। तो पहला इसका उपयोग है गाड़ी की हेडलाइट में। ठीक है, गाड़ी की हेडलाइट में कैसे, तभी वो एक जगह फोकस केंद्रित कर पाती है कि जैसे यदि उसमें कोई दर्पण हम लगाएंगे नहीं तो उसकी जो किरणें हैं वो फैल जाएगी, लेकिन अवतल दर्पण के इस्तेमाल से जो फैली हुई किरणों को एक जगह फोकस किया जा सकता है। उसके बाद में है दाढ़ी बनाने वाले दर्पण में। क्यों, क्योंकि उसको बड़ा देखना होता है, हम फेस को बड़ा देखेंगे तो अच्छे से सेव कर पाएंगे। उसके बाद में है सोलर प्लेट में। सोलर प्लेट में क्यों, क्योंकि जो सूर्य की किरणें हैं उन्हें एक जगह पर समेटने पर जो सोलर प्लेट है उसका काम ईजी हो जाएगा और वो आसानी से दक्षता ज़्यादा कर पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी को, सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल पाएंगे। उसके बाद में है सर्च लाइट में। सर्च लाइट में भी इसी का उपयोग होता है, अवतल दर्पण का। जहाँ भी किरणों को एक जगह अभिसारित करने का काम होगा कि जैसे बहुत सारी किरणें हैं उन्हें एक जगह केंद्रित करना है, वहाँ पर अवतल दर्पण ही काम में लिया जाएगा। जैसे लेजर लाइट में, लेजर लाइट में भी यही होता है कि जो किरणें होती है उन्हें समेट के एक जगह कर दिया जाता है, एक जगह केंद्रित कर दिया जाता है। उसके बाद में है कि आंखों के डॉक्टर द्वारा और दांतों के डॉक्टर द्वारा। क्यों, क्योंकि उनको जो फोटो है, दांत का जो फोटो है, आँख का जो फोटो है वो बड़ा देखना रहता है, आवर्धित देखना रहता है, ताकि वो अच्छे से उपचार कर पाएँ, प्रॉब्लम क्या है वो जान पाए। इसके लिए काम में क्या लेते हैं, अवतल दर्पण। इसके बाद में है अगला कि कान के डॉक्टर द्वारा और गले के डॉक्टर द्वारा। उसके बाद में है परावर्तक दूरबीन में। जो परावर्तक दूरबीन होते हैं उनमें भी अवतल दर्पण का ही इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे अबाउट उत्तल दर्पण कि उत्तल दर्पण क्या होता है। पहली बात तो ये कि इसे अपसारी दर्पण कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका काम क्या है, किरणों को फैलाना। जो दूसरा था अवतल दर्पण, उसका काम तो था किरणों को समेटना, तो वो क्या था, अभी सारी की सारी समेटने वाला, यानी कि अभिसारी। और ये क्या करता है, ये आभासी रूप से तो पीछे मिलती है, लेकिन ये ऐसे आई और ऐसी ही चली गई। मतलब किरणें आई, हमें ऐसा लगेगा कि ये पर्दे के पीछे मिल रही है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये जिस कोण से आती है उससे भी ज़्यादा फैल के वापस चल जाती है। तो ये क्या करता है, अपसारी फैलाने का काम करता है।
और इसमें क्या होता है कि अंदर की साइड पे तो AGBR का पॉलिश होता है और जो बाहर की साइड है ये परावर्तक पृष्ठ की तरह कार्य करती है। तब इसे क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण। तो इसकी डेफिनेशन है कि यदि किसी गोलीय दर्पण का आंतरिक भाग कलय कर दिया जाए और बाहरी भाग प्रकाश का परावर्तन करे या प्रकाश को परावर्तित करे या परावर्तक पृष्ठ की भांति व्यवहार करे तो उसे क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण। और ये क्या काम करता है? फैलाने का काम, इसलिए इसे क्या कहते हैं? अपसारी दर्पण। इसके बाद में है कि इसका उपयोग क्या है। इसका उपयोग वहाँ होगा जहाँ पर कोई कम किरणें हैं उनको फैला के ज़्यादा करना हो, जैसे स्ट्रीट लाइट। जैसे हम चौराहों पर लाइट लगाई हुई होती है, उनका मिशन क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा एरिया में लाइट पहुँचे, तो उसमें क्या लगाते हैं? उत्तल दर्पण। उसके बाद में है गाड़ी के पश्च दर्पण में जो हम बैक साइड मिरर लगाते हैं, जैसे कार में, बस में लगे हुए होते हैं, बाइक में लगे हुए होते हैं, तो उनमें क्या होता है? उत्तल दर्पण। क्यों? क्योंकि बहुत सारा एरिया एक छोटी सी जगह से देखना होता है। मिरर कितना सा होता है? ज़्यादा से ज़्यादा 4 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, लेकिन वो कितना दिखाता है? पीछे का पूरा एरिया हमें एक साथ कवर करके दिखाता है। किस कारण? क्योंकि वो किरणों को फैलाने का कार्य करता है। उसके बाद में है मेट्रो प्लेटफॉर्म पर। तो मेट्रो प्लेटफॉर्म पर भी जब हमें पीछे की साइड, सॉरी हमें तो क्या, ड्राइवर को पीछे की साइड देखनी रहती है, तो वो उत्तल दर्पण का ही यूज़ करता है। इस हिसाब से एक बार गोलीय दर्पण को वापस रिवाइज कर लेते हैं कि क्या होता है। गोलीय दर्पण होता है जो गोल हो। ठीक है, सिंपल सी बात है। गोलीय दर्पण क्या? जो गोल हो। समतल दर्पण या प्लेन मिरर क्या? जो प्लेन हो, समतल हो। समतल में क्या होता है? ये समतल होता है, एक साइड पॉलिश हुई रहती है AGBR की, सिल्वर ब्रोमाइड की। जो उत्तल होता है उसमें बाहर की साइड पॉलिश रहती है और अंदर की साइड परावर्तन का कार्य करती है। और जो अवतल होता है उसमें बाहर की साइड पॉलिश रहती है और जो अंदर की साइड है वो परावर्तक का कार्य करती है। और जो उत्तल होता है उसमें अंदर की साइड पॉलिश रहती है और बाहर की साइड परावर्तक का कार्य करती है। उसके अलावा ये है कि जो अवतल होता है वो अभिसारी होता है। ये अभिसारी की सारी किरणों को समेट देता है, इसलिए क्या कहेंगे? अभिसारी। और जो उत्तल होता है वो सारी की सारी समेटी हुई को वापस फैला देता है, इसलिए इसे कहेंगे अपसारी। ठीक है, इसके उपयोग क्या थे हमने पढ़े, इसके क्या उपयोग थे वो भी हमने पढ़े। फिर भी एक बार रिवाइज कर लेंगे कि अवतल क्या काम आता है गाड़ी की हेडलाइट में। बेसिकली बात यह है कि जहाँ भी बहुत सारी किरणों को समेटने का काम होगा वहाँ पे क्या? अवतल दर्पण। जैसे गाड़ी की हेडलाइट, गाड़ी बनाने वाले दर्पण में, सोलर प्लेट में, सर्च लाइट में, लेजर में, डॉक्टर्स के द्वारा और परावर्तक दूरबीन में, इनमें क्या काम होता है? बहुत सारी किरणें होती है, उन्हें समेटने का कार्य किया जाता है, इसलिए अवतल दर्पण। उसके अलावा उत्तल दर्पण कहाँ काम आएगा? जहाँ पर बहुत सारी किरणों को समेटना नहीं पड़े जबकि समेटी हुई को फैलाना पड़े। जैसे पीछे की साइड हमें देखना है, बाइक चला रहे हैं हम, पीछे की साइड देखना है तो बहुत सारा व्यू होता है, लेकिन उसको हम एक छोटे से मिरर से देख पाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो फैली हुई किरणें, क्योंकि जो कम है उसको ये फैलाकर दिखाता है, इसलिए उत्तल दर्पण काम में लेते हैं। और रोड में जो लैंप होते हैं, रोड लाइट होती है, स्ट्रीट लाइट्स होती है, उसमें भी यही होता है कि जो प्रकाश एक बल्ब जनरेट कर रहा है उसको पूरे एरिया में फैलाना रहता है। जैसे ऐसी कोई लाइट है जहाँ से जनरेट हो रहा है, तो इसका मिशन रहता है कि पूरी में फैला दे, पूरे रोड पे फैला दे। उसके लिए उत्तल दर्पण को काम में लिया जाता है। और तीसरा है मेट्रो प्लेटफॉर्म पर। उसके बाद में देखते हैं दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र क्यों? क्योंकि हमें पता तो हो कि जो फोटो हमारा बना है, इमेज हमने प्राप्त किया है या प्रतिबिंब प्राप्त किया है, ठीक है, जो प्रतिबिंब हमने प्राप्त किया है
उसे कैसे हम पता करेंगे कि ये वस्तु से छोटा है, बड़ा है या बराबर है। तो उसके लिए एक फॉर्मूला है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। यहाँ पर f क्या है कि जो हम मिरर काम में ले रहे हैं उसकी फोकस दूरी। ठीक है, फोकस से ध्रुव तक की जो दूरी होती है उसे फोकस दूरी कहते हैं। ध्रुव क्या होता है आइए बताते हैं आपको। ये होता है ध्रुव, यहाँ से लेके फोकस तक की दूरी को कहेंगे फोकस दूरी। ठीक है, इसमें भी ऐसा ही सीन है, यहाँ से लेके फोकस तक की दूरी फोकस दूरी। उसके अलावा सपोज करो कि इमेज यहाँ पर है वस्तु, और उसकी इमेज यदि यहाँ पे बन रही है तो वस्तु के लिए क्या काम में ले जाया जाता है, u। वस्तु पीछे tu है ना, वस्तु। ठीक है, तो वस्तु के लिए u काम में लिया जाता है, याद रह जाएगा। वस्तु के लिए u काम में लिया जाता है वस्तु की दूरी के लिए, और जो इमेज की दूरी है उसके लिए बचा हुआ क्या, v। वस्तु के लिए v और दूसरे के लिए v। तो यहाँ पे 1/v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी। इसमें क्या जोड़ेंगे 1/u, वस्तु की दूरी, जो किसके बराबर होगी 1/f, फोकस दूरी। ठीक है, 1/v प्लस 1/u बराबर किसके बराबर 1/f, जिससे हम क्या निकाल लेंगे कि प्रतिबिंब कितना दूर है। जैसे हमें 3 में से कोई 2 दिए हुए हैं तो हम तीसरे को निकाल सकते हैं। यदि हमें वस्तु की दूरी और फोकस दूरी दी हुई है तो हम क्या निकाल लेंगे, प्रतिबिंब कितना दूर बना है। उसके अलावा प्रतिबिंब की दूरी दी हुई है और वस्तु की दूरी भी दी हुई है, तो हम फोकस दूरी निकाल लेंगे कि इसकी समता क्या है, इसकी फोकस दूरी क्या है, ये कितना बड़ा गोलीय दर्पण है। इस प्रकार से इस फॉर्मूले की सहायता से हमें यदि 2 चीज़ें दी हुई हैं तो हम तीसरी चीज़ को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, और एक फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या में आपको एक संबंध बताता हूँ। अगर ये फोकस दूरी होती है ना तो वक्रता त्रिज्या यहाँ होती। वक्रता त्रिज्या क्या होती है, जिस भी गोले से गोलीय दर्पण को काटा जाता है तो जो उस गोले की जो त्रिज्या होती है वही होती है वक्रता त्रिज्या, और जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की, तो 2 से डिवाइड करेंगे तब क्या आएगी फोकस दूरी। तो वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की डबल होती है और फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। आपको ये भी याद रखना है, और वैसे ये न्यूमेरिकल्स में भी आपको देखने को मिल जाएगा। बच्चों, हमने समतल दर्पण, गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे लेंस के बारे में कि लेंस किस प्रकार वर्क करते हैं। तो आइए जानते हैं कि लेंस 2 प्रकार के होते हैं, एक तो गोलीय में कॉन्वेक्स और एक कॉनकेव। जो कॉन्वेक्स होता है वो 2 गोलीय दर्पणों से मिलके बना होता है या ऐसी आकृति से मिलके बना हुआ होता है, और जो कॉनकेव होता है वो इस प्रकार से बना हुआ होता है। और बच्चों, इनमें किसी प्रकार का कोई पॉलिश नहीं होता है। ये क्या होते हैं, पारदर्शी होते हैं। इनमें किरणें आर पार होती है, गमन करती है। और इनमें एक और खास बात होती है कि इनमें जो बीच वाला पॉइंट होता है उसके दोनों साइड ये आदर्श स्थिति में तो बराबर होते हैं। ठीक है, आपने बैटरी देखी, जैसे बचपन में हम बैटरीज, घर में बैटरीज होती थी छोटी वाली, तो हम उन्हें जब खोलते थे या तोड़ देते थे तो उसमें एक ऐसा ही लेंस निकलता था जो क्या काम करता था, जैसे बल्ब, जो बैटरी पे बल्ब होता था उससे किरणें इस पर पड़ती थी और इस सबको एक जगह केंद्रित करने का काम करता था।
ठीक है। तो इसमें उल्टा होता है कि जो उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस जो होता है ये वाला, ये तो क्या करता है, अभिसारी की तरह, अभिसारी लेंस होता है। ठीक है। और ये जो अवतल लेंस होता है ये होता है अपसारी। बचे हुए जो सारे गुण होते हैं वो सेम ही होते हैं, बस इनमें मेजर डिफरेंस ये होता है कि वहाँ पे उत्तल वाला फैलाने का काम कर रहा था और यहाँ पर ये समेटने का काम कर रहा है। वहाँ पर अवतल था, वो समेटने का काम कर रहा था और यहाँ पर फैलाने का। इनमें बस मेजर डिफरेंस यही है। तो आइए जानते हैं लेंस के बारे में कि दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम, पारदर्शी माध्यम क्यों? क्योंकि इसमें से किरणें गमन कर सकती है, इसलिए पारदर्शी माध्यम। कि दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसके या तो दो पृष्ठ गोलीय हो, जिसके दोनों पृष्ठ गोलीय हो या एक पृष्ठ गोलीय हो, क्या कहलाएगा? गोलीय लेंस या लेंस। देखिए इसमें भी दोनों गोलीय हैं और इसमें भी दोनों गोलीय हैं, तो क्या कहलाता है कि जिसके या तो दोनों पृष्ठ गोलीय हो या एक पृष्ठ एटलीस्ट गोलीय हो, उसे क्या कहेंगे? लेंस। और इसका अर्थ यह है कि लेंस का कम से कम एक पृष्ठ गोलीय होता है। दो पृष्ठ होते हैं जिनमें से मिनिमम आपको एक पृष्ठ तो गोलीय मिलेगा। ठीक है, तो ये होते हैं लेंस और इनकी क्रियाविधि सारी दर्पणों जैसी ही होती है। ये कॉन्वेक्स और ये कॉनकेव, ये उत्तल और ये वाला अवतल। अब पढ़ते हैं इनका सूत्र, लेंस का समता क्या होती है, इसकी सूत्र क्या होते हैं। तो लेंस की समता को काय में नापते हैं? हमने डायोप्टर में देखा था, फर्स्ट यूनिट में जब हम बात कर रहे थे तो हमने बात की थी कि लेंस की समता को डायोप्टर में नापते हैं। ठीक है, और ये क्या होती है? फोकस दूरी का व्युत्क्रम। जितनी लेंस की फोकस दूरी होगी उसका यदि व्युत्क्रम कर दिया जाए तो काय के बराबर होता है? लेंस की समता के बराबर। ठीक है, तो समता को कैसे निकालते हैं? 1/, फोकस दूरी से। और यदि फोकस दूरी मीटर में है तब तो ठीक है, और यदि सेंटीमीटर में दी हुई है तो 100/f। 100 क्यों? क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो उसको ऊपर की साइड लिख दिया जाता है और सेंटीमीटर में ही फोकस दूरी का मान लिख दिया जाता है। उसके बाद में है कि लेंस की समता का ऐसा मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। ठीक है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है और इसकी समता भी धनात्मक होती है। क्यों? क्योंकि ये अभिसारी है। उत्तल दर्पण की बात करें हम तो उसमें ये भी नेगेटिव होगी और ये भी नेगेटिव होती है। उसके बाद में अवतल लेंस की बात करें तो उसकी फोकस दूरी धनात्मक की जगह ऋणात्मक होती है और इसकी समता भी क्या होती है? ऋणात्मक। यहाँ धनात्मक है तो यहाँ भी धनात्मक है, यानी कि फोकस दूरी यदि धनात्मक होती है तो समता भी धनात्मक होती है। क्यों? क्योंकि समता क्या है? 1/, फोकस दूरी। यदि यहाँ माइनस होगा तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा, वैल्यू में माइनस हो जाएगा। तो जो उत्तल दर्पण है, उत्तल लेंस है, उसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है और समता भी धनात्मक होती है। तो जो अवतल लेंस है उसकी फोकस दूरी ऋणात्मक और समता भी ऋणात्मक होती है। इसके बाद में है कि लेंस का सूत्र क्या होता है। जैसे हमने दर्पण का सूत्र पढ़ा था 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक है, दर्पण के लिए ऐसा था, लेकिन लेंस के लिए होगा 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। यहाँ पर माइनस एक्स्ट्रा आ जाता है, बस इतना सा फर्क है। सेम वैसा का वैसा ही है। जैसे u क्या है? वस्तु की दूरी, v क्या है? प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, f क्या है? फोकस दूरी। और सब वैसा का वैसा है, बस दर्पण में यह था कि दोनों के बीच में पॉजिटिव साइन होता था और इनमें है दोनों के बीच में
नेगेटिव साइन, और सारी चीज़ें वैसी ही काम करती है। इसके बाद में है हमारा टॉपिक आवर्धन क्षमता, मैग्नीफिकेशन पावर। मैग्नीफिकेशन पावर के लिए क्या करते हैं, प्रतिबिंब की दूरी वस्तु की दूरी को डिवाइड करते हैं, वही मैग्नीफिकेशन पावर होती है। ठीक है, जो हमने समतल दर्पण में पढ़ा था, और उसमें क्या थी +1। क्यों? क्योंकि वो आभासी, सीधा और वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनाता था। यहाँ पर वस्तु की स्थिति चेंज होने पर उसकी प्रतिबिंब की व्यवस्था भी चेंज होएगी, उसकी आवर्धन क्षमता भी चेंज होएगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि वस्तु की दूरी यदि u हो, प्रतिबिंब की दूरी v हो और फोकस दूरी f हो, तो लेंस सूत्र से ये ज्ञात किया जा सकता है कि m बराबर क्या होता है, v/u, जहाँ पे v क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, u क्या है, वस्तु की ऊंचाई। इसके बाद में पॉइंट है कि यदि आवर्धन क्षमता धनात्मक है तो प्रतिबिंब आभासी व सीधा बनता है। जैसे किसमें हुआ था, जैसा किसमें हुआ था बच्चों, वैसा हुआ था समतल दर्पण में। वहाँ पे चित्र क्या बन रहे थे, आभासी व सीधे। तथा यदि आवर्धन क्षमता ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टा बनता है। एक चीज और याद रखिए कि यदि प्रतिबिंब सीधा बनता है तो 100% सत्य है कि यह आभासी है। ठीक है, यदि प्रतिबिंब उल्टा बनता है तो 100% सत्य है कि ये वास्तविक होता है। ये आपको याद रखना है। उसके बाद में अगला नोट है कि अवतल लेंस की आवर्धन क्षमता हमेशा 1 से कम होती है। 1 से कम मतलब हमेशा छोटा ही फोटो बनाएगा, छोटा ही प्रतिबिंब बनाएगा। 1 होने का मतलब बराबर, और 1 से ज़्यादा होता, 1 से ज़्यादा होता तो क्या कहते, बड़ा बनाएगा। लेकिन अवतल लेंस क्या होता है, छोटा ही बनाता है, जबकि उत्तल छोटा बड़ा बराबर तीनों बना सकता है। इसके बाद में है लेंस के लिए नोट, जो मानव आँख के लिए या मानव शरीर के लिए दिया गया है। ये काई का है, आँख के लिए, उसके लिए कुछ पॉइंट आपको दिए गए हैं। आइए पढ़ते हैं कि मनुष्य की आँख की फोकस दूरी, फोकल लेंथ कितनी होती है, 1.7 cm या 17 mm। आप याद रखिए कि जो हमारी आँख है उसमें जो लेंस है उसकी फोकल लेंथ कितनी है, फोकस लेंथ 1.7 सेंटीमीटर। उसके बाद में है कि मनुष्य की आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। यदि हम किसी भी वस्तु को हमारी आँख के पास में लेंगे तो हम उसे नहीं देख पाएंगे। हमें कम से कम उस वस्तु को 25 सेंटीमीटर की दूरी पर तो रखना ही पड़ेगा। इसके बाद में है कि मनुष्य की आँख की जो अधिकतम दूरी है कि कितना देख सकते हैं, वो अनंत होती है, जैसे हम सूर्य को भी देख सकते हैं। उसके बाद में है कि मनुष्य की आँख की लेंस की क्षमता 60 डायोप्टर होती है। समझ रहे हो, 60 डायोप्टर मतलब बहुत ज़्यादा क्षमता होती है। उसके बाद में है कि मनुष्य की आँख के रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब की प्रतिकृति उल्टी व वास्तविक होती है। आपको पता है कि जब हमारी आँख के अंदर कोई प्रतिबिंब जाता है, कोई किरणें जाती है, तो वहाँ पर रेटिना पर जो इसका प्रकाश बनता है वो उल्टा और वास्तविक होता है। फिर वो उल्टी इमेज ही हमारे दिमाग तक जाती है और वहाँ पर उसे दिमाग या मस्तिष्क सीधा करता है। ठीक है, उसे मस्तिष्क द्वारा सीधा किया जाता है। वरना हमारे शरीर में जो आँख है वो हमें कैसा दिखाती है, उल्टा, लेकिन दिमाग के द्वारा उस फोटो को सीधा किया जाता है। इसके बाद में अगला हमारा टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। हम शुरू से आज प्रकाश पढ़ रहे हैं। पहले हमने प्रकाश को जाना, फिर हम आगे दर्पण की तरफ। ठीक है, दर्पण में हमने सबसे पहले जाना समतल को। समतल को पूरा जानने के बाद हम गोलीय पे आए। गोलीय में 2 पढ़े, उत्तल, उसके बाद अवतल,
फिर हम लेंस पे गए और लेंस भी हमने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद हम पढ़ते हैं प्रकाश का परावर्तन। और परावर्तन क्या होता है बच्चों? किसी भी सतह द्वारा यदि कोई किरणें उस पर आपतित होती है तो उनका रिफ्लेक्ट होना या उनका वापस टकराकर लौटना क्या कहलाएगा? परावर्तन। ठीक है, आने वाली किरणों को आपतित किरण, जाने वाली किरणों को या निर्गत किरणों को परावर्तित किरण कहेंगे। और ये किससे होता है? दर्पण से या किसी पृष्ठ से। ठीक है, परावर्तक पृष्ठ से। क्योंकि जैसे हमने टाइल्स लगाए हुई है घर पर, यदि हम उस पर भी लाइट डालेंगे तो उसका भी रिफ्लेक्शन होगा। लेकिन जो टाइल्स है वो तो कोई दर्पण नहीं है, लेकिन वो क्या है? परावर्तक पृष्ठ है। ठीक है, तो परावर्तक पृष्ठ द्वारा किरणों को, आपतित किरणों को वापस लौटाना क्या कहलाता है? परावर्तन। और जो दर्पण के लिए अभिलंब है उसका और आपतन जो किरण है उसके बीच में जो कोण बनेगा उसे क्या कहेंगे? आपतन कोण। और जाती हुई या निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहेंगे? परावर्तन कोण। इतना क्लियर है कि परावर्तन क्या होता है? पिक्चर क्लियर हुई। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम में गमन करता हुआ दूसरे माध्यम के पृथक्कारी पृष्ठ से टकराता है तो उसका कुछ अंश पुनः उसी माध्यम में लौट आता है। इसे क्या कहेंगे? परावर्तन। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन के 3 नियम होते हैं बच्चों कि आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होता है। दूसरा है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और तीसरा होता है कि जब प्रकाश विरल माध्यम से परावर्तित होता है तो उसकी कला अपरिवर्तित रहती है, परंतु सघन माध्यम से परावर्तित होता है तो उसकी कला 180 डिग्री बदल जाती है। इसके बारे में हम किस में बात करेंगे? ध्रुवण में। क्योंकि यहाँ पर आपको प्रकाश के बारे में समझ नहीं आ पाएगा कि कला किस प्रकार बदलती है। तो हम इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक में ध्रुवण में इस पॉइंट की बात करेंगे कि 180 डिग्री कैसे बदला। पहले आप ये समझिए कि पहला नियम क्या था कि जितना कोण आपतन का होगा उतना ही कोण काय का होगा? परावर्तन का। और ये सभी प्रकार के परावर्तन के लिए लागू होते हैं। दूसरा नियम क्या था कि आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में हैं। और तीसरा पॉइंट ये था कि जैसे यदि ये विरल माध्यम है, विरल माध्यम मतलब लो डेंसिटी वाला, डेंस माध्यम जिसकी सघनता कम हो वो विरल, तो इसके लिए जो प्रकाश है जैसा आएगा वैसा ही परावर्तित हो जाएगा। लेकिन यदि जैसे हमने डेंस माध्यम लिया, जैसे पानी, कांच वगैरह जो सघन माध्यम हैं इनको हम लेते हैं, तो इनके लिए यदि आपतित किरण परावर्तित होएगी तो जो इसका प्रकाश है ना उसका कला संबंध कितना बदल जाएगा? 180 डिग्री चेंज हो जाएगा। उसकी बात हम ध्रुवण में करेंगे। ठीक है, तो इसके 3 नियम थे कि आपतन कोण कोण I और परावर्तन कोण कोण R बराबर होते हैं, कोण I बराबर कोण R। दूसरा है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और परावर्तक पृष्ठ पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और तीसरा है कि विरल माध्यम से परावर्तित होकर जाता है तो कला अपरिवर्तित रहती है, परंतु सघन माध्यम से परावर्तित होकर जाएगा तो कला 180 डिग्री परिवर्तित हो जाएगी। अब प्रकाश का परावर्तन क्या है कि जिससे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में कोई किरण प्रवेश कर रही है तो उसका कुछ अंश वापस लौट जाता है, उसे क्या कहते हैं? इस घटना को परावर्तन। ठीक है, पिक्चर क्लियर हुई परावर्तन क्या होता है? इसको आगे पढ़ते हैं। प्रकाश के परावर्तन के हम एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे, पहले अपवर्तन पढ़ लेते हैं कि अपवर्तन क्या होता है। प्रकाश के परावर्तन को कहते हैं लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन और अपवर्तन को कहते हैं लाइट ऑफ रिफ्रैक्शन। पर अपवर्तन में ऐसा होता है कि जैसे कोई माध्यम ऊपर विरल माध्यम है
और नीचे है सघन माध्यम। ठीक है, विरल का मतलब हल्का माध्यम, सघन का मतलब भारी माध्यम, इतना समझ लो। ठीक है, जैसे कोई किरण आ रही है तो वो, ये क्या है, पृथक्कारी पृष्ठ। पृथक्कारी पृष्ठ, पृथक्कारी क्यों? क्योंकि ये दो माध्यमों के बीच में, दो माध्यमों को अलग अलग करने का कार्य कर रही है। तो जब कोई आपतित किरण है वो पृथक्कारी पृष्ठ से टकराकर सतह में अंदर की ओर ही चली जाती है, रिफ्लेक्ट होती है लेकिन बहुत कम, जैसे 0.1%, जिसे नेगोशिएबल मान लिया जाता है, नेग्लिजिबल मान लिया जाता है। तो जब कोई किरण पृथक्कारी पृष्ठ से अंदर की ओर दूसरे माध्यम में गति करती है तो क्या होता है कि अभिलंब की ओर झुक जाती है। ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे? अपवर्तन। कि जैसे कोई वस्तु है, जैसे कोई किरण है, किसी माध्यम से टकराई और उसी में अंदर गमन कर गई, क्या होगा? वो अपवर्तन। ठीक है, तो जैसे कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ से विचलित होती है। ये जैसे ये अभिलंब है, ये पृथक्कारी पृष्ठ है, किरण आई और ये अपने जो मेन पथ था उससे विचलित होती है। ये घटना क्या कहलाएगी? अपवर्तन। अपवर्तन के 3 नियम होते हैं कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु और अभिलंब। आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक तल में होते हैं। दूसरा कोण है कि आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण की ज्या, साइन आई बटे साइन आर। ठीक है, साइन आई बटे साइन आर किसके बराबर होता है? माध्यम के अपवर्तनांक के बीच बराबर। ठीक है, आपतन कोण अपवर्तन कोण की ज्याओं का अनुपात दो दिए गए माध्यम युग हेतु अचर रहता है और इसे अचर को क्या कहते हैं? अपवर्तनांक। ये क्या है? स्नेल का नियम। तो स्नेल का नियम आपसे पूछा जाए तो क्या होगा? म्यू बराबर या अपवर्तनांक बराबर क्या होगा? साइन आई बटे साइन आर। आपको ये याद रखना है। इसके बाद में है उदाहरण, कि अपवर्तन के उदाहरण क्या क्या होते हैं। आपने देखा होगा बचपन में कि जैसे कोई पानी की बाल्टी है, इसमें यदि हम पेंसिल डुबोते हैं, कोई पेंसिल है जो हमने इसमें डुबोई, तो हमें ये मुड़ी हुई दिखाई देती है। क्या के कारण होता है? अपवर्तन के कारण होता है। सुबह शाम तारे जो होते हैं टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। सुबह और शाम को सूर्य बड़ा दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? अपवर्तन के कारण। सूर्योदय के कुछ मिनट पूर्व तथा क्षितिज के नीचे होने पर भी कुछ मिनट तक सूर्य दिखाई देता है। क्यों? अपवर्तनांक के कारण, अपवर्तन के कारण। तो एक बार अपवर्तन को फिर से देख लीजिए कि अपवर्तन क्या होता है। कि जब कोई प्रकाश किरण पृथक्कारी तल से दूसरे माध्यम में गमन करती है तो अपने मूल पथ से विचलित हो जाती है, अपने मूल पथ से विचलित हो जाती है, जिसे क्या कहेंगे? घटना को प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, इसके 3 नियम, 2 नियम है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण व अभिलंब तीनों एक तल में होते हैं। दूसरा नियम है कि जो आपतन कोण है और जो परावर्तन कोण है उनकी ज्या, उनकी ज्या किसके बराबर होती है? माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर, जिसे क्या कहेंगे? स्नेल का नियम। गॉट इट? आगे देखते हैं। एग्जाम्पल्स क्या थे? जैसे पानी में डूबा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। सिक्का देख लो, पेंसिल देख लो, पेन देख लो, जैसे वो ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। जैसे कुएं होते हैं, कुओं का जो पेंदा होता है वो भी हमें ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। सुबह शाम जो सूर्य होता है वो हमें बड़ा दिखाई देता है अपवर्तन के कारण। तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। उसके अलावा सूर्योदय के समय सूर्य हमें जल्दी दिखाई देता है, 2 मिनट जल्दी, और सूर्यास्त के बाद भी सूर्य हमें 2 मिनट तक
दिखाई देता रहता है। क्यों? अपवर्तन के कारण। क्योंकि जो सूर्य से हमारे पास किरणें आ रही है वो माध्यम से, जो प्रकाश का माध्यम है, अलग अलग सघन विरल, सघन विरल, सघन हो जाएगा फिर विरल हो जाएगा, तो इतनी विचलित हो जाती है कि हमारे पास पहुँचते पहुँचते उसका मेन जो मार्ग है वो एक डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसलिए जब सूर्य वहाँ डूब चुका होता है उसकी ओरिजिनल स्थिति में, फिर भी हमें दिखाई देता रहता है कि वो किरणें हमारे तक पहुँचती रहती है। इसके बाद में है कि अपवर्तनांक क्या होता है। हमने माध्यम का अपवर्तनांक की बात की कि साइन आई बटे साइन आर था, वो क्या था? अपवर्तनांक। इसके बारे में तो बात कर लेते हैं कि अपवर्तनांक होता क्या है। और जो अपवर्तनांक होता है कि जैसे निर्वात में प्रकाश की चाल या तरंगदैर्घ्य कितनी है और जिस माध्यम की आप बात कर रहे हो उस माध्यम में प्रकाश की चाल या वेग या फिर तरंगदैर्घ्य कितनी है, जब इनको डिवाइड किया जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा अपवर्तनांक। अपवर्तनांक क्या होता है कि जैसे कोई माध्यम है तो उस माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी रहेगी या जो किरणें हैं वो किस प्रकार से प्रभावित होगी, इसे जानने के लिए अपवर्तनांक का कॉन्सेप्ट काम में लिया गया। ठीक है, उसको कैसे निकाला जाता है कि जैसे प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उसके बाद में हमें जिस माध्यम का निकालना है उस माध्यम में प्रकाश की चाल को लिखेंगे और उसका भाग देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? उस माध्यम के लिए अपवर्तनांक आ जाएगा। और हमें कुछ अपवर्तनांक दिए हुए हैं, जैसे निर्वात में, यहाँ निर्वात है, ठीक है, तो निर्वात के लिए कितना होगा? 0। हवा के लिए कितना होता है? 1.003। कांच के लिए 1.33, तो जल के लिए 1.33, कांच के लिए 1.5 और हीरे के लिए सबसे ज़्यादा होता है, तो कितना होता है? 2.42। आपको ये अपवर्तनांक याद रखने हैं कि निर्वात के लिए अपवर्तनांक कितना होता है? 0। हवा के लिए 1.003, जल के लिए होगा 1.33। इसके बाद में है कांच। कांच के लिए कितना होता है? 1.5 या 1.5। ठीक है, हीरे के लिए 2.43। तथा अपवर्तनांक जो होता है वो विमाहीन व मात्रकहीन राशि होता है। क्यों? क्योंकि ऊपर भी क्या है? वेग, नीचे भी क्या है? वेग, दोनों कट जाएंगे तो इसका कोई मात्रक ही नहीं बचेगा। तरंगदैर्घ्य की बात करें तो तरंगदैर्घ्य की होती है मीटर, नीचे भी मीटर, दोनों कट जाएंगे। तो मात्रक नहीं होगा तो विमा भी नहीं होगी जनरली। उसके बाद में है कि अपवर्तनांक की सहायता से किसी माध्यम की सघनता और विरलता का पता लगाया जा सकता है। जिसका अपवर्तनांक जितना ज़्यादा होगा वो क्या होगा? उतना ही सघन। जिसका अपवर्तनांक जितना कम होगा वो उतना ही विरल होगा। ठीक है, अपवर्तनांक क्या काम आता है? सघनता और विरलता के बारे में पता लगाने में। अपवर्तनांक मात्रकहीन विमाहीन राशि है। निकालते कैसे हैं? निर्वात में प्रकाश का वेग ले लिया, उसमें भाग दे दिया माध्यम में प्रकाश का वेग कितना है, जो राशि आई वो क्या होगी? अपवर्तनांक। और निर्वात के लिए अपवर्तनांक 0, हवा के लिए 1.003, कांच के लिए 1.33, सॉरी जल के लिए 1.33, कांच के लिए 1.5 और हीरे के लिए 1.42। इसके बाद में हम पढ़ेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आंतरिक परावर्तन का मतलब समझ रहे हो? जैसे परावर्तन तो हमने पढ़ लिया, और पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है? ये अपवर्तन से जुड़ी हुई घटना होती है कि जैसे कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो यदि सीधी लौट जाए कुछ डिफ्लेक्शन के साथ, यानी कि कुछ परिवर्तन के साथ, कोण में कुछ परिवर्तन के साथ लौट जाए तो क्या होगा? अपवर्तन। क्या कह देंगे? अपवर्तन। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जैसे प्रकाश किरण ये आई तो ये लौट गई, ये आई तो ये भी लौट गई। इस प्रकार से यदि कोण ज़्यादा होता जाएगा, क्रांतिक कोण ज़्यादा होता जाएगा, तो ये वापस उसी माध्यम में पुनः लौट जाती है जिस माध्यम से गमन करना शुरू किया था।
तो ये जिस माध्यम से जा रही है उसके अब परावर्तक पृष्ठ के साथ जो कोण बनाया जाएगा उसे कहेंगे क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण। तो जब बच्चों आपतन कोण का मान, जिस कोण से आपतित हो रहा है उस आपतन कोण का मान यदि क्रांतिक कोण से ज़्यादा हो जाए, ज़्यादा हो गया, जैसे कि ये था और ये इसके समांतर हो गया, अभिलंब के लंबवत हो गया, लेकिन इससे भी ज़्यादा यदि कोण हो गया तो क्या हुआ, वो किरण वापस उसी माध्यम में लौट आई। ठीक है, तो पूर्णांतरिक परावर्तन कब होगा, जब आपतन कोण का मान क्या होगा, क्रांतिक कोण से ज़्यादा, क्रांतिक कोण से ज़्यादा। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होगा, जब आपतन कोण का मान यानी कि जिस कोण पर किरण आपतित हो रही है उसका मान क्रांतिक कोण से ज़्यादा हो जाएगा। तो क्या होगा कि वो किरण वापस उसी माध्यम में पुनः लौट आएगी, और यही घटना क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तब सघन माध्यम में उस किरण के आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाए तो वह किरण परावर्तित होकर पुनः उसी माध्यम में लौट आती है। इस घटना को क्या कहेंगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जैसे ऐसा तो आपने बहुत सारी चीज़ों में देखा होगा, जैसे ऑप्टिकल फाइबर होती है, किस पे निर्भर करती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे। आपने देखा होगा कि जैसे हम गर्मियों के टाइम पे रोड पे सफ़र करते हैं, बाइक से या कार से चल रहे होते हैं, तो हमें दिखता है कि जहाँ पर हम चल रहे हैं उससे आगे की साइड पे रोड में पानी भरा हुआ है। आप नोटिस करना, ऐसा हमें प्रतीत होता है कि रोड पर पानी भरा हुआ है, लेकिन जब हम इसके पास जाते हैं तो वहाँ पानी जैसा कुछ नहीं होता। वो किस कारण होता है, वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। और इस घटना को क्या कहा जाता है, मृग मरीचिका। ठीक है, मृग मरीचिका इस घटना को कहा जाता है, जिससे हमें ऐसा लगता है कि सामने पानी भरा हुआ है, लेकिन वैसा होता नहीं है, हमें केवल आभास होता है। इसके बाद में है इसके एग्जाम्पल, जैसे एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी क्या होती है कि जैसे कोई बच्चा है और कुछ निगल जाता है तो उसके लिए क्या किया जाता है कि एक नली उसके मुंह में डाली जाती है जो पेट तक जाती है, और उसमें से हम ये देख पाते हैं कि वो जो भी सामग्री थी जो निकला, जैसे सिक्का है या कोई भी धातु की चीज़ है, तो वो कहाँ पर है उसको फोटो में हम मशीन में देख पाते हैं। तो किसकी सहायता से, एंडोस्कोपी की सहायता से। या फिर जो अंदर अंग है उनमें कोई दिक्कत है, कुछ हमें रोग का पता लगाना है, उनकी स्थिति देखनी है, तो उसको किसकी सहायता से देखा जाता है, एंडोस्कोपी की सहायता से। जो किस पर कार्य करता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। इसमें क्या होता है कि जैसे एक फाइबर की पाइप होती है, इसमें ये सीन होता है कि यहाँ से किरणें गई तो आपस में ऐसे टकराकर आगे बढ़ती है, और जब ये ख़त्म होता है ये पाइप तो वहाँ पर जो भी होता है वो यहाँ से मशीन में दिखने लग जाता है। और जो ऑप्टिकल फाइबर होती है, जो नेट हम चला रहे हैं अब, तो वो भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की सहायता से हम चला पाते हैं, काम में ले पाते हैं। उसके बाद में है मृग मरीचिका, जो हमने बताया कि हमें आभास होता है कि सामने पानी भरा हुआ होता है। उसके बाद में है दूर संचार, वही ऑप्टिकल फाइबर, जिसके सिद्धांत पर एंडोस्कोपी कार्य करती है। उसके बाद में है कांच के चटक जाने पर, कांच जो चटक जाता है तो उसकी दरारें जो होती है वो भी चमकीली दिखाई देती है। किस कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। इसके साथ साथ बच्चों जो डायमंड होता है, डायमंड देखा नहीं, देखा होगा, फिल्मों में देखा होगा, तो वो हमेशा चमकता रहता है। क्यों, क्योंकि उसमें जो प्रकाश किरणें जाती है, डायमंड में जो प्रकाश किरणें अंदर जाती है वो उसमें अंदर ही फंस जाती है,
अंदर ही रह जाती है और उसमें बार बार क्या है कि पूर्णांतरिक परावर्तन होता रहता है, जिस कारण ही डायमंड चमकता है। तो वो भी क्या का उदाहरण है, पूर्णांतरिक परावर्तन का। उसके बाद में है कि मृग मरीचिका के बनने में अपवर्तन सहायक कारक है। सहायक, मुख्य कारण क्या है, पूर्णांतरिक परावर्तन, इसलिए हमने मृग मरीचिका को पूर्णांतरिक परावर्तन के उदाहरण में रखा। बच्चों, अब हमारा टॉपिक है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। आइए समझते हैं कि डिस्पर्जन ऑफ लाइट या प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है। बच्चों, जब सूर्य का प्रकाश होता है या हम ऐसा जनरेट करें कोई भी प्रकाश, तो वो क्या होता है कि किसी माध्यम में जाने के बाद अपने वर्ण में या अपने रंगों में विभाजित हो जाता है। यानी कि हम या तो प्रिज्म से गुजारें, हम सूर्य के प्रकाश को प्रिज्म से गुजारते हैं या प्रिज्म जैसा किसी माध्यम से गुजारते हैं, तो वो अपने 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। वो प्रकाश टूट जाता है और अपने 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। तो इसे क्या कहेंगे, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। इसकी डेफिनेशन इस प्रकार है कि सूर्य के प्रकाश को जब प्रिज्म से गुजारा जाता है, जो सूर्य के प्रकाश को श्वेत प्रकाश कहा जाता है। उसका वास्तविक जो कलर होता है वो क्या होता है, श्वेत होता है। तो जो श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है, तो प्रकाश अपने जो 7 अवयवी कण हैं, अवयवी रंग है, उनमें विभक्त हो जाता है, उनमें बट जाता है। ठीक है, तो प्रकाश से जुड़ी हुई इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। अतः सूर्य के प्रकाश को श्वेत प्रकाश का 7 अवयवी कणों में अवयवी रंगों में विभक्त होना ही क्या कहलाता है, वर्ण विक्षेपण। और ये श्वेत प्रकाश के साथ हो रहा है, इसलिए प्रकाश का वर्ण विक्षेपण इसे कहा जाता है। और वो 7 कलर इस प्रकार होते हैं कि जैसे एक तो हो गया लाल, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वोयलेट, और इनका क्रम भी इस प्रकार ही होता है। इसके बाद में है कि जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है, तो वह 7 रंगों में इस प्रकार विभाजित होता है, जिसे किससे लिखते हैं, विबग्योर। विबग्योर या बेनी आह पिनाला ना, बेनी इस प्रकार भी लिखा जाता है। या फिर आप ऐसे लिख लो कि इंडिगो विबग्योर। ठीक है, वी फॉर वोयलेट यानी कि बैंगनी, इंडिगो यानी कि नील जामुनी, ब्लू यानी नीला, ग्रीन यानी हरा, वाई येलो, ऑरेंज से संतरा या नारंगी और रेड से लाल। और जिनमें बैंगनी रंग का जो अपवर्तनांक होता है वो सर्वाधिक होता है, तथा लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। इसलिए जो हमने प्रिज्म में देखा था उसमें लाल सबके ऊपर था, क्योंकि इसका वर्ण विक्षेपण सबसे कम होता है, और जो बैंगनी है इसका वर्ण विक्षेपण सबसे ज़्यादा होता है। तो इसको एक बार और देख लीजिए किस प्रकार से होता है। इसकी शॉर्ट फॉर्म है विबग्योर। ठीक है, वी फॉर वोयलेट, आई फॉर इंडिगो, बी फॉर ब्लू, जी फॉर ग्रीन, वाई फॉर येलो और ओ फॉर ऑरेंज, और आर से क्या है, रेड। शॉर्ट फॉर्म क्या है, विबग्योर। जब हम ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो इसकी जो वेवलेंथ है वो बढ़ेगी, इसकी आवृत्ति है वो घटेगी। ठीक है, और वर्ण विक्षेपण वो भी घटता है। आपको ये तीनों चीज़ें याद रखनी है श्वेत प्रकाश के लिए, कि जब वो 7 रंगों में विभाजित होता है, विभक्त होता है, तो उसकी वेवलेंथ किस प्रकार बदलती है, आवृत्ति किस प्रकार बदलती है, और वर्ण विक्षेपण का क्रम क्या है। इसके बाद में इसका एक एग्जाम्पल भी है कि इंद्रधनुष जो होता है वो वर्ण विक्षेपण के कारण ही बनता है। देखिए, हम इंद्रधनुष का फोटो लाए हैं आपके लिए। आप देखिए कि इस प्रकार का होता है इंद्रधनुष, जो हमें कब देखने को मिलता है, बारिश के दिनों में, जब आर्द्रता होती है वातावरण में, पानी की बूंदें होती है, तब क्या दिखता है, इंद्रधनुष। जैसे पानी बरसने वाला हो
या बरस चुका हो उसके बाद में हमें इंद्रधनुष दिखता है, बारिश के पहले और बारिश के बाद। इंद्रधनुष कैसे बनता है कि वर्षा के तुरंत बाद जब सूर्य की किरणें पानी की बूंद से होकर गुजरती है तो वो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, इंद्रधनुष का निर्माण। और इंद्रधनुष में मेन जो कारण होता है वो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है, जबकि अपवर्तन व परावर्तन क्या करते हैं, सहायता करते हैं इंद्रधनुष बनने में। मेन जो मिशन होता है वो कौन कंप्लीट करता है, वर्ण विक्षेपण। तो मेनली हम कहेंगे कि वर्ण विक्षेपण के कारण ही क्या बनता है, इंद्रधनुष। और कैसी फीलिंग होती है इंद्रधनुष के टाइम पे, ऐसी, देखने में अच्छा लगता है। इसके बाद में है प्रकीर्णन। और प्रकीर्णन क्या है, आइए समझते हैं। प्रकीर्णन में भी यही होता है कि जब प्रकाश किरण गति करती है तो वो अपने मूल मार्ग से विचलित हो जाती है, और विचलन के साथ साथ ही उसका जो मार्ग है और जो विचलन है उसके साथ साथ ही वो 7 रंगों में भी विभाजित हो जाती है, जो क्या है, प्रकीर्णन। और प्रकीर्णन के कारण ही हमें सूर्य जो होता है वो लाल दिखाई देता है सुबह और शाम के टाइम पे। जैसे जब सूरज डूबने वाला हो और सूरज निकलने वाला हो, सूर्योदय और सूर्यास्त के टाइम पे हमें सूर्य लाल दिखाई देता है। क्यों, प्रकीर्णन के कारण, क्योंकि वातावरण में जो कण होते हैं उनसे टकराकर सूर्य की किरणें प्रकीर्णित हो जाती है। तो आइए समझते हैं प्रकीर्णन की प्रकीर्णन एक सामान्य भौतिक प्रक्रिया है जिसमें कोई विकिरण, जैसे प्रकाश की है, एक्स किरणें हैं, किसी माध्यम के स्थानीय अनियमितता के कारण अपने सरल रेखीय मार्ग से विचलित हो जाती है, जिसे क्या कहते हैं, कणों का प्रकीर्णन होता है। और इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकीर्णन। जैसे आकाश का नीला दिखाई देना, क्यों, क्योंकि प्रकीर्णन के कारण जब हमारे पास किरणें आती है तो बीच में जो अवरोधक होते हैं, जैसे कण वगैरह मान लो, इनके कारण उनकी जो गति होती है वो डिस्टर्ब होती है, उस कारण वो 7 रंगों में विभाजित होती है, और जिसका प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है वो हम तक पहुंच पाता है। ठीक है, तो सूर्य, आकाश का नीला रंग और सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य की लालिमा या लाल कलर का जो दिखता है हमें, वो किसके कारण दिखता है, प्रकीर्णन के कारण। इसके बाद में है कि प्रकीर्णन का क्रम क्या है, कि प्रकीर्णन किस प्रकार होता है। तो आइए देखते हैं। वो ट्रिक प्रकीर्णन के लिए थी बेआनी पीनाला। ठीक है, वो ट्रिक किसके लिए थी, प्रकीर्णन के लिए। अब प्रकीर्णन के लिए सबसे अच्छा अध्ययन, सबसे ज़्यादा अध्ययन किया था रेले नामक वैज्ञानिक ने। इन्होंने बताया था कि जो लाल रंग है उसका प्रकीर्णन ज़्यादा होता है, और जो बैंगनी रंग है उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। किसने बताया था, रेले ने। लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा और नीले बैंगनी रंग का सबसे कम। क्यों, क्योंकि इसकी जो तरंगदैर्घ्य होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। इसलिए जिसकी तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होगी उसका प्रकीर्णन भी ज़्यादा होगा। ऐसा किसने बताया, ऐसा बताया रेले नामक वैज्ञानिक ने। और बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य कम होती है, इसलिए इसका प्रकीर्णन भी कम होता है। प्रकीर्णन का नियम क्या होगा कि जब ऊपर से हम नीचे की ओर जाएंगे तो तरंगदैर्घ्य बढ़ती है, तरंगदैर्घ्य घटती है और प्रकीर्णन भी घटता है। ठीक है, जो प्रकीर्णन एक प्रकार का क्षय होता है कि यदि कोई सरल रेखा में गति कर रहा है और किसी डिस्टरबेंस के कारण उसमें चेंजेस हो रहे हैं तो उसको उसका क्षय कहा जा सकता है, कि जो उसका मिशन था सीधे चलने का वो डिस्टर्ब हो रहा है। ठीक है, तो ऊपर से नीचे जाने पर प्रकीर्णन घटता है, क्योंकि लाल का सबसे ज़्यादा होता है और बैंगनी का सबसे कम होता है। ये किसने बताया था, रेले ने। इसके बाद हमारा टॉपिक है, उदाहरण है पहले प्रकीर्णन के। खतरे के लाल रंग के बनाए जाते हैं, खतरे के निशान होते हैं, जैसे स्टॉप, रुक जाओ, वो सब काहे के, लाल रंग के। उगता हुआ डूबता हुआ सूरज लाल दिखाई देता है, क्यों, प्रकीर्णन के कारण। समुद्री जल का प्रकीर्णन के कारण नीला दिखाई देना।
वो भी प्रकीर्णन के कारण होता है। आसमान या पानी का रंग प्रकीर्णन के कारण नीला दिखाई देता है। चंद्रमा से अंतरिक्ष को देखने पर चंद्रमा से देखते हैं तो काला दिखाई देता है, क्यों? प्रकीर्णन के कारण। उसके साथ ही है टिंडल प्रभाव, जिस पर अध्ययन किसने किया था? रमन ने भी किया था, सीवी रमन सर ने। ठीक है, तो ये क्या थे? इसके प्रकीर्णन के एग्जाम्पल्स थे। 6 एग्जाम्पल्स पढ़े, आपको याद रखने हैं, ताकि यदि इनमें से कोई एग्जाम्पल आए और पूछे कि ये किसका उदाहरण है, परावर्तन, अपवर्तन, पूर्णांतिक परावर्तन, वर्ण विक्षेपण या प्रकीर्णन, तो आप बता पाए कि ऐसी घटना किस भौतिक घटना के कारण होती है। और इसमें एक नोट है कि जो सीवी रमन थे सर, भारतीय वैज्ञानिक थे, उन्होंने प्रकाश के प्रकीर्णन का अध्ययन किया था और 1930 में उन्हें इसी प्रकीर्णन के अध्ययन के लिए क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार। इसके बारे में उन्होंने खोज की थी। इसीलिए जो प्रकाश का प्रकीर्णन का जो प्रभाव है उसे रमन प्रभाव के भी नाम से जाना जाता है। आपके एग्जाम के लिए यह भी इम्पोर्टेंट है कि रमन प्रभाव क्या है? प्रकाश का प्रकीर्णन का प्रभाव। और सीवी रमन कौन थे? ये भारतीय वैज्ञानिक थे, इसलिए भी प्रकीर्णन हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है पढ़ना। इसके बाद में है ध्रुवण। ध्रुवण क्या होता है? पोलराइजेशन क्या होता है कि जब हम सामान्य प्रकाश को, जिसके कंपन क्या है? सब दिशाओं में होते हैं, ठीक है, इसको किसी माध्यम से गुजारे और इसके कंपन व्यवस्थित हो जाएं, तो ये घटना क्या कहलाएगी? ध्रुवण। जैसे इसमें हो रहा है कि ये ध्रुवित अध्रुवित प्रकाश है, सामान्य प्रकाश है, जिसके कंपन क्या है? सब दिशाओं में है, और ये किसी माध्यम से हम गुजारते हैं, उसके बाद में ये प्रकाश अध्रुवित अलग हो जाता है, आंशिक ध्रुवित अलग हो जाता है, और यदि हमें उसके बाद ध्रुवित प्रकाश भी मिलता है, जिसके कंपन क्या है? कंट्रोल्ड कंपन है, उसे क्या कहेंगे? समतल ध्रुवित प्रकाश। और ये घटना क्या कहलाएगी? ध्रुवण। तो आइए समझते हैं कि यदि किसी प्रक्रिया द्वारा श्वेत प्रकाश स्रोत से निकलने वाले विद्युत क्षेत्र सदिश के कंपनों की तरंग संचरण की दिशा के लंबवत एक निश्चित दिशा में तल में सीमित कर दिया जाए, उनके तल को कंट्रोल्ड कर दिया जाए, एक निश्चित दिशा में सीमित कर दिया जाए। जैसे देखिए कि इसमें एक ही दिशा में कंपन हो रहे हैं, तो सीमित कर दिया जाए, तो प्रकाश की इस घटना को क्या कहेंगे? प्रकाश का ध्रुवण। और अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में बदलना क्या कहलाता है? ध्रुवण। जब अध्रुवित प्रकाश है उसको क्या में बदला? समतल ध्रुवित प्रकाश में। इस घटना को क्या कहेंगे? प्रकाश का ध्रुवण। इसके बाद में है ध्रुवण के उदाहरण। ध्रुवण से हमें क्या फ़ायदे हैं, या ये जानते हैं कि हेलोग्राफी या हेलोग्राम का चमकना, जैसे होता है ना फोटोग्राफिक प्लेट, उसका चमकना किसका उदाहरण है? ध्रुवण का उदाहरण है। वाहनों में पोलेराइडों का उपयोग किया जाता है हेडलाइट में, जिसके कारण चालक को चकाचौंध से बचाया जा सकता है, और यह भी ध्रुवण की एक घटना पर आधारित है। बच्चों आपने देखा कि जैसे वो लाइट्स आती है, वो चश्मा आती है ना, जिसमें हम देखते हैं कि यदि हम रात में बाइक चलाए तो सामने वाले से जो प्रकाश आता है सामने की हेडलाइट से, तो हमारी आंखों तक नहीं पहुंच पाता, वो चश्मा ही उसे बदल देती है, किसमें? ध्रुवित प्रकाश में। तो हमें जो प्रकाश जब नज़र आता है सामने वाले की लाइट को भी हम आसानी से देख पाते हैं, बाइक चला पाते हैं। तो वो काय पे आधारित है? ध्रुवण की घटना पर। और ऐसे आजकल चश्मा भी आ गए, ऐसे चश्मा आ गए आजकल, जिससे आप ध्रुवित प्रकाश प्राप्त कर सकते हैं, या आप जो अध्रुवित प्रकाश है उसको ध्रुवित प्रकाश के रूप में भी देख सकते हैं। जैसे जो एक्स्ट्रा लाइट आ रही है हमारी आँखों में, वो उससे नहीं आती है। और एक है कि जो 3D चलचित्र होते हैं वो भी ध्रुवण की घटना पर ही आधारित होते हैं। इसके बाद में है बच्चों आज का हमारा लास्ट टॉपिक, व्यतिकरण, इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस इस प्रकार से है कि जब समान आवृत्ति की दो तरंगें होती है किसी माध्यम में संचरण एक ही दिशा में करती हुई, तो क्या होता है कि अध्यारोपण के फलस्वरूप प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन होता है, जिसे क्या कहते हैं? व्यतिकरण। जैसे यहाँ से एक किरण पुंज आ रहा है और वो एक ही माध्यम में चल रहा है, एक ही दिशा में गमन कर रहा है,
तो जो किरण पुंज है उसकी तीव्रता में परिवर्तन होता है। किरण पुंज मतलब बहुत सारी किरणें, किरण पुंज मतलब बहुत सारी किरणें जो एक सीधी डायरेक्शन में, जैसे यहाँ पे बल्ब है और यहाँ पे 2 स्लिट लगाई हुई है और बहुत छोटे छिद्र से ये प्रकाश अंदर हो रहा है, अंदर आ रहा है, तो वो एक किरण पुंज के रूप में आता है। तो किरण पुंज से जब प्रकाश किसी माध्यम में गमन करता है तो उसकी जो तीव्रता होती है, तो उसकी तीव्रता में चेंजेस आते हैं, तीव्रता बदलती है। तो इस घटना को क्या कहते हैं? व्यतिकरण। तो एक बार और पढ़ लीजिए कि जैसे समान आवृत्ति की 2 प्रकाश तरंगें किसी माध्यम में एक ही दिशा में गमन करती है तो अध्यारोपण के फलस्वरूप प्रकाश की तीव्रता में क्या होता है? परिवर्तन, जिसे क्या कहते हैं? व्यतिकरण। और इसकी खोज किसने की थी? यंग ने। यंग एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसकी खोज की थी। उसके बाद में व्यतिकरण के उदाहरण हैं कि जैसे पानी के बुलबुले का सूर्य के प्रकाश में कभी कभी चमकना, ये क्या है? व्यतिकरण। इसके बाद में है कि जल में फैले मिट्टी का तेल का सूर्य के प्रकाश में चमकना, क्या है? व्यतिकरण। इसके बाद में है कि साबुन के बुलबुले का सूर्य के प्रकाश में रंगीन दिखाई देना, किसके कारण? व्यतिकरण के कारण। इसके बाद में है कि गीली सड़क पर वाहनों के टपकते हुए तेल से बूंदों का रंगीन दिखाई देना, क्या के कारण? व्यतिकरण के कारण। तो ये क्या है? व्यतिकरण के उदाहरण हैं। इसके बाद में है बच्चों, ये इस प्रकार हमने सारी थ्योरी कंप्लीट कर ली है। अब हम इसके एग्जाम्पल्स करेंगे। बच्चों ऑप्टिक्स जो हमारा चैप्टर है उसका न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। ऑप्टिक्स में हमने प्रिज्म का फोटो इसीलिए लगाया है क्योंकि प्रिज्म एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। इसकी सहायता से हम वर्ण विक्षेपण, प्रकीर्णन आदि को समझ सकते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन होगा कि प्रकाश की प्रकृति का आधुनिक सिद्धांत जो डी ब्रोगली ने दिया था उसका नाम क्या था? डी ब्रोगली ने कौन सा आधुनिक सिद्धांत दिया था? तो बच्चों डी ब्रोगली ने दिया था द्वैत प्रकृति का सिद्धांत, या इसे कहते हैं डुअल नेचर ऑफ मैटर या लाइट। ठीक है, पदार्थ की द्वि प्रकृति या फिर प्रकाश की द्वि प्रकृति। इसमें इन्होंने बताया था कि प्रकाश जो है वो कण की तरह भी व्यवहार करता है और तरंग की तरह भी व्यवहार करता है। इन्होंने बताया कि पदार्थ 2 प्रकार की प्रकृति दर्शाता है, एक तो वो कण की तरह व्यवहार करता है और दूसरा वो तरंग की तरह व्यवहार करता है। किसने बताया? डी ब्रोगली ने। और किस सिद्धांत में बताया? द्वैत प्रकृति के सिद्धांत में। इसके बाद हमारा आज का अगला क्वेश्चन होगा कि बादलों का रंग सफ़ेद किस कारण से दिखता है? बादल सफ़ेद क्यों दिखाई देते हैं? तो हमने अभी थोड़ी देर पढ़ा कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण बादल सफ़ेद दिखाई देते हैं, आकाश या अंतरिक्ष काला दिखाई देता है। उसके बाद में है कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? बच्चों हमने ये तो पढ़ा है कि 8 मिनट लगते हैं। सूर्य का जो प्रकाश होता है उसको पृथ्वी पर पहुंचने में लगते हैं 8 मिनट। जब हम 8 मिनट को सेकंड्स में बदलेंगे तो देखिए कि हमारे पास आएंगे 480 सेकंड्स। इतना हमारे पास कॉमन सेंस है कि हमें ऑप्शन दिए हैं 10 सेकंड, इतना जल्दी तो नहीं आता। उसके बाद में 50 सेकंड, उसके बाद में 100 सेकंड। और हमें रफली आइडिया था, हमें थोड़ा पता था कि 8 मिनट तो लगते हैं, इसके बाद में कुछ सेकंड्स भी थे। ठीक है, तो 8 मिनट में हमें पता है कि 480 सेकंड होते हैं और हमारे ऑप्शन में है 500 सेकंड। तो निश्चित ही इसमें 480 से ज़्यादा लगते थे, ये तो हमें पता था। तो कितने लगते थे? 8 मिनट और 20 सेकंड, जो लगभग कितने होते हैं? 500 सेकंड के बराबर। तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना लगता है? 8 मिनट और 20 सेकंड्स। ठीक है,
8 मिनट और 20 सेकेंड्स, जो लगभग कितने होते हैं 500 सेकेंड के बराबर। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है कि प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है। पहला ऑप्शन तरंग, दूसरा ऑप्शन कण, तीसरा ऑप्शन दोनों या इनमें से कोई नहीं। बच्चों डी ब्रोगली सर ने जो नियम दिया था द्वैत प्रकृति का सिद्धांत, उसमें बताया था कि प्रकाश कण तरंग दोनों की तरह व्यवहार करता है। तो प्रकाश की प्रकृति क्या होगी, दोनों, कण और तरंग, यानी कि द्विप्रकृति। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश की एक पुंज की द्रव में तैरते कणों के टकराव से कारण प्रकीर्णन की उत्पन्न होने वाली चमक की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। जैसे कोई किरण है या किसी कण से टकराए और इसका प्रकीर्णन हो जाता है कण से टकराने के बाद, इस घटना को क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि परावर्तक के रूप में परवलयिक दर्पण का उपयोग किया जाता है, क्योंकि परावर्तक के रूप में परवलयिक दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि वो फोकस उसका कम होता है, फोकस दूरी, और फोकस को नज़दीक बनाता है, पास में बनाता है, इसलिए परावर्तक के रूप में परवलयिक दर्पण का उपयोग किया जाता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि आवर्धक शीशा क्या होता है। आवर्धक का मतलब जो चीज़ों को बड़ा करके दिखाए वो तो हो गया आवर्धक। और आपने देखा होगा कि ऐसा कोई दर्पण होता है, लेंस होता है, ठीक है, हमने बचपन में भी देखा था। इसमें क्या होता है कि हम सूर्य की किरणों को इस पे गिराते हैं और वो क्या है, समेट के एक फिक्स पॉइंट पर उसको केंद्रित कर देता है, एक फिक्स पॉइंट पर केंद्रित कर देता है। जैसे कागज़ भी जलाने का प्रयास करते थे तो वो क्या था, उत्तल लेंस। और हमने पढ़ा था कि उत्तल लेंस क्या करता है, अभी सारी की सारी केंद्रित करता है, और अवतल दर्पण भी यही काम करता है, वो भी अभी सारी की सारी केंद्रित करता है। तो केंद्रण की बात है तो क्या होगा, उत्तल लेंस। इसके बाद में है कि हमें घास का रंग हरा दिखाई देता है, क्योंकि घास का रंग हरा क्यों दिखाई देता है, कि हरे रंग का प्रकाश को अवशोषित करती है, नहीं। यह हरे रंग के अलावा अन्य सभी प्रकाश को परावर्तित करती है, नहीं। हमारी आँखों पर सफ़ेद रंग का परावर्तित करती है, नहीं। यानी कि लास्ट ऑप्शन ही सही होगा कि यह हरे रंग के प्रकाश को वापस हमारी आँखों में परावर्तित करती है, इसलिए हमें घास हरी दिखाई देती है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष में ओले रोमर ने इतिहास में पहली बार प्रकाश की गति को मापा था। हमने थ्योरी में पढ़ा था जब प्रकाश वाली स्लाइड थी कि जो ओले रोमर थे इन्होंने क्या किया था कि ये बताया था कि प्रकाश की गति कितनी होती है। कब बताया था, 1676 में। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि स्पष्ट रूप से कटा हुआ हीरा चमकदार दिखता है, क्यों, क्योंकि उसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। जो किरणें उसमें एक बार अंदर चली जाती है वो उसी में फंस के रह जाती है और बार बार परावर्तन के कारण चमक उत्पन्न करती है और वो किरणें वापस बाहर नहीं आ पाती इजीली। उसके बाद में है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्या आवश्यक है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना, ठीक है। आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। बच्चों इसके लिए है दोनों, क्यों, क्योंकि हमने ये भी पढ़ा था कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है कि जब किरणें सघन से विरल की ओर गति करती है तब पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। तथा क्या पढ़ा था कि जब क्रांतिक कोण से थीटा का मान क्रांतिक कोण से ज़्यादा हो जाए, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज़्यादा हो जाए तो वो वापस उसी माध्यम में गमन कर जाती है, इसलिए क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों चीज़ें ज़रूरी है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि सूरज की रोशनी को उसके संघटक रंगों में कौन विभाजित कर सकता है, कौन कर सकता है, प्रिज्म, जो कि हमने करके भी देखा था कि जब सूर्य के श्वेत प्रकाश को
प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वो 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। तो किसके द्वारा किया गया? प्रिज्म के द्वारा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है। बच्चों वायु के लिए हमने पढ़ा था कि 1.0003 किसके लिए होता है? वायु के लिए। पानी के लिए कितना होता है? 1.33। कांच के लिए 1.5। आपको याद रखना है 1.5। ठीक है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर स्थित प्रेक्षक को तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, क्यों? अपवर्तन के कारण। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? अपवर्तन के कारण। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि रेगिस्तान में मृग तृष्णा यानी कि मृग मरीचिका, और एक कई के एग्जाम्पल में पढ़ा था, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हमें मृग तृष्णा या मृग मरीचिका का आभास होता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि 2 समांतर दर्पणों के बीच में देखी जा सकने वाले प्रतिबिंबों की संख्या अनंत होती है। अनंत क्यों होती है? कि जैसे नंबर ऑफ इमेज हम निकाले, प्रतिबिंबों की संख्या निकाले, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? 360/θ। उनके कोण कितना है? समांतर है तो 0 डिग्री। तो यहाँ क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ इमेज क्या हो जाएगा? अनंत। ठीक है। तो जो समांतर दर्पणों के बीच में यदि हम किसी वस्तु को रखें तो उसके कितने प्रतिबिंब बनेंगे? अनंत। इसके बाद में है कि एक दर्पण की वक्रता की फोकल लंबाई यानी कि f और त्रिज्या के बीच क्या संबंध होता है? त्रिज्या के बीच संबंध होता है कि जो r होती है वो 2f के बराबर होती है। कैसे? क्योंकि जो फोकल लेंथ है वो r/2 होती है, त्रिज्या की आधी होती है। तो यदि हम त्रिज्या की बात करें तो ये r इधर चल जाएगा और f के साथ 2f हो जाएगा। यहाँ ऑप्शन में डी सही है, r बराबर 2f। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि लाल रंग के कपड़े को यदि मरकरी वाष्प लैंप के प्रकाश में देखा जाए तो ये कैसा दिखाई देता है? काला। कि जब हम लाल रंग का कोई कलर देखेंगे तो हमें कैसा दिखाई देगा? काले कलर का। ठीक है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि जब प्रकाश की किरण वायु से पानी में गमन करती है तो क्या होता है? अभिलंब की ओर झुक जाती है, अभिलंब से दूर हट जाती है, विचलित नहीं होती है, परावर्तित हो जाती है। प्रकाश की किरण वायु से पानी में गमन करती है कि वो विरल से जा रही है सघन में। ठीक है। वायु से पानी में गमन करती है तो वो अभिलंब से परे झुक जाती है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से सघन माध्यम का अपवर्तनांक, किस माध्यम का अपवर्तनांक सबसे कम है? सबसे कम अपवर्तनांक होगा हवा का। क्यों? क्योंकि ये विरल होता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस बिंदु पर सभी किरणें मिलती है, उस बिंदु को क्या कहते हैं? मुख्य फोकस। जैसे कोई भी दर्पण है, यहाँ पर किरणें आती है तो फोकस पर मिलती है, यहाँ से आती है तभी वो फोकस पे मिलती है। यानी कि मुख्य अक्ष के समांतर जो किरणें आती है वो फोकस पर मिलती है। फोकस कौन सा बिंदु हो गया? जहाँ पर सभी किरणें मिलती है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि पानी के अंदर वायु का कोई बुलबुला है, वो चमकता हुआ दिखता है, तो किस प्रक्रिया के कारण दिखता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना के कारण। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि जूम लेंस जो टीवी कैमरे में प्रयोग किया जाता है, इसकी फोकस दूरी क्या होती है? कैमरा देखा, उसमें हम जूम कर पाते हैं, आउट कर पाते हैं, तो किसके कारण होता है? परिवर्तनशील फोकस दूरी के कारण। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? आपको प्रकाशिक तंतु हिंदी में तो समझ नहीं आया होगा, इसलिए मैं आपको बता दूं, प्रकाशिक तंतु कहते हैं ऑप्टिकल फाइबर। आप समझ में आया कि ऑप्टिकल फाइबर क्या होते हैं? प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं?
पूर्णांतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। जैसे इस प्रकार की केबल होती है, उसमें प्रकाश इस प्रकार बार बार टकराकर आगे की ओर गमन करता है, और इस घटना को क्या कहते हैं? पूर्णांतरिक परावर्तन। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी प्रक्रिया अपवर्तन का कारण नहीं होती है? कोई वस्तु को पानी में डुबोते हैं तो वो मुड़ी हुई दिखाई देती है, अपवर्तन के कारण, ठीक है। बी ऑप्शन है कि पानी से भरी हुई बाल्टी का पेंदा उठा हुआ दिखाई देता है, क्यों? अपवर्तन के कारण, ये भी सही है। उसके बाद में सी ऑप्शन है कि आकाश में तारों का अपनी वास्तविक ऊंचाई से अधिक दिखाई देना, यह भी अपवर्तन के कारण है। फोर्थ ऑप्शन है कि हीरे का चमकदार दिखाई देना, ये अपवर्तन के कारण नहीं होता है, ये होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ठीक है, हीरा क्यों चमकता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। इसके बाद में है कि पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो पेरिस्कोप परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, जो पनडुब्बियों में काम में लिया जाता है। इसके बाद बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है कि यदि व्यक्ति समतल दर्पण में अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखना चाहता है, तो हमने बात की थी कि जैसे व्यक्ति 5 फीट का है तो उसके लिए उसे लाना पड़ेगा कम से कम 2.5 फीट का समतल दर्पण। तो छोटे आकार, कितना छोटा लाना चाहिए उसको? आधा तो कम से कम लाना ही पड़ेगा। पूछा है छोटे से छोटे दर्पण मतलब कितना कम से कम होना चाहिए, मिनिमम कितना? तो 2.5 तो होना ही चाहिए, 2.5 से बड़े कितना भी लाओ, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में है अगला क्वेश्चन कि इनमें से किस उपकरण में केवल उत्तल लेंस का प्रयोग होता है? केवल उत्तल लेंस का प्रयोग होता है माइक्रोस्कोप में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि वस्तु के समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है समतल व अवतल दर्पण दोनों से। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश सबसे अधिक गति किसमें करता है? निर्वात में सबसे अधिक गति करता है। कैसे? क्योंकि निर्वात में प्रकाश का वेग होता है, ठीक है। इसके बाद में किस में होता है? वायु में, फिर पानी में, फिर कांच में। और ध्वनि का पूछेंगे तो ध्वनि का उल्टा हो जाएगा, सबसे कम किस में होगा? निर्वात में। कितना होगा? 0। फिर उससे कम वायु में, फिर पानी में, फिर कांच में। ध्वनि और प्रकाश का एकदम उल्टा होता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है? आइए देखते हैं कि ड्राइवर गाड़ियों में पीछे की वस्तुओं को देखने के उत्तल लेंस का प्रयोग करता है, ठीक है, उत्तल दर्पण का प्रयोग करता है। उसके अलावा है कि श्रृंगार यानी कि जो महिला है मेकअप करती है और दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, क्यों? क्योंकि उसमें चेहरा बड़ा दिखाई देता है। उसके बाद में है कि टॉर्च या सर्च लाइट, गाड़ियों की हेडलाइट, इनके लिए परवलयिक उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, ये भी सही है। इसके बाद अगला ऑप्शन है कि कान, नाक आदि के परीक्षण के लिए डॉक्टर अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। हाँ, ये भी सही है, क्योंकि वो बड़ा आवर्धित करके देखना चाहते हैं। इसके बाद में ई ऑप्शन है कि परावर्तक के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, ये गलत है। परावर्तक के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग नहीं किया जाता। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है, हमें यह पता करना है। पहला ऑप्शन है कि प्रकाश का अपवर्तन का कारण डूबता हुआ सूर्य दीर्घवृत्ताकार दिखाई देता है। दूसरा ऑप्शन है कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण डूबता हुआ सूरज अपनी वास्तविक ऊंचाई से अधिक ऊंचाई पर दिखाई देता है। तीसरा ऑप्शन है कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण डूबता हुआ उगता हुआ सूर्य का रंग लाल दिखाई देता है। तीनों ही सही है, यानी कि डी हो जाएगा आंसर। इसके बाद में है कि टिंडल प्रभाव किससे संबंधित है? प्रकीर्णन से। टिंडल प्रभाव क्या होता है कि जैसे किसी पानी का कोई पात्र है, इसमें प्रकाश गमन कर रहा है, जो कण होते हैं बारीक बारीक, इनके कारण वो प्रकाश बिखर जाता है। इस प्रभाव को क्या कहते हैं? टिंडल। जो काय के लिए होता है? प्रकीर्णन के कारण। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि सूर्य की किरण को एक स्थान पर केंद्रित कौन करता है? उत्तल दर्पण, ठीक है। यहाँ पे
सूर्य की किरण को एक स्थान पर कौन केंद्रित करता है? उत्तर लेंस आएगा सर। यहाँ ऑप्शन गलत है, यहाँ आएगा उत्तर लेंस। क्योंकि यहाँ पर और में उत्तर नहीं था तो मैंने उत्तर लेंस समझ कर डी कलेक्ट कर दिया, लेकिन यहाँ पर आएगा उत्तर लेंस। जो हमने बात भी की थी कि इस प्रकार का कोई लेंस होता है जो हमने भी यूज किया हुआ है, और इससे हम कागज़ वगैरह को जलाने में काम में लेते थे। तो किस सिद्धांत पर कार्य करता था कि वो जो सूर्य की सारी किरणें होती है उन्हें एक बिंदु पर फोकसित कर देता था, केंद्रित कर देता था। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि ठोस कांच में स्थित हवा का बुलबुला किसकी तरह व्यवहार करता है? अवतल लेंस की भांति। उसके बाद आज की हमारी लास्ट स्लाइड है कि एक दर्पण में हम अपना सीधा आवर्धित प्रतिबिंब देख सकते हैं, तो वह दर्पण कौन सा होगा? अवतल। जिससे जैसे कि जो महिलाएं होती है वो श्रृंगार करती है, या जो पुरुष होते हैं वो दाढ़ी बनाते हैं, तो उस टाइम पे जो मिरर काम में लेते हैं वो क्या होता है? अवतल दर्पण। उसके बाद आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्या कि निम्न में से प्रकाश का वेग का घटता क्रम कौन सा है? चलो ध्वनि और प्रकाश की बात करते हैं। ध्वनि और प्रकाश के वेग की। ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा होता है ठोस में, फिर द्रव में, फिर गैस में और निर्वात में 0। प्रकाश का वेग सबसे ज़्यादा होता है निर्वात में, फिर गैस में, द्रव में, फिर ठोस में। ठीक है, इसके आधार पर हम पता करते हैं कि जो प्रकाश का वेग है वो घटते क्रम में पानी, कांच, हीरा, पानी, कांच घटते क्रम में आएगा। तो सबसे ज़्यादा हम देखते हैं कि प्रकाश की बात हो रही है। पहला ऑप्शन हमें दिया पानी, लिक्विड। उसके बाद में क्या है? ठोस, कांच, फिर उसके बाद में हीरा। तो सबसे ज़्यादा किस में होगा? पानी में। और उसके बाद इधर की साइड में घट रहा है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी। और इस प्रकार हमने इस चैप्टर के 37 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। इस प्रकार हमने इस चैप्टर की आज पूरी थ्योरी पढ़ी वन शॉट में, और उसके साथ में सारे न्यूमेरिकल्स भी किए जो भी इम्पोर्टेंट थे, आपके एग्ज़ाम में आने लायक थे। हमने वो सारे एग्जाम्पल्स किए, भले वो हार्ड हो, इजी हो, लेकिन हमने सभी प्रकार के एग्जाम्पल्स किए। इसी प्रकार से हम 1-2 दिन बाद एक मैराथन लाने वाले हैं आपके लिए, जिससे आप पूरे 15 यूनिट के क्वेश्चंस एक साथ देख पाएंगे कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट है। हम आपके लिए लाएंगे मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबल मतलब जिनकी आने की संभावना आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा है हर यूनिट के हिसाब से। वो इजी भी होंगे, वो हार्ड भी होंगे, लेकिन आपके एग्जाम में आने के हिसाब से होंगे। ठीक है, तो आप इसी तरह मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, अग्निवीर की तैयारी करते रहिए और एजुकेशनल एक्सीलेंस कोटा के यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। जब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।